साथियों नमस्कार। मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ जूम पैनल पे। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने हमें एक नई ऊर्जा नया सुबह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दिया। और दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर हम चल रहे हैं उसमें कैसे आगे बढ़ना है वो हम सीखते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारे समक्ष एक ऐसे लीडर आते हैं जो अपने अनुभव को बताते हैं और क्या करना चाहिए ये बताते हैं कि हम आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर DN शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को प्रणाम करती हूँ। जितने भी मेरे रेड क्लब साथी हैं, डायमंड साथी हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और जितने BSS साथी हैं उनको नमस्कार, उनका वेलकम है जूम पैनल पर। और दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम उस शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं। वो परिचय के मोहताज नहीं है। पैनल में प्रमोशन चल चुका है, फिर भी मैं उनका छोटा सा परिचय, इस योग्य तो नहीं हूं कि मैं उनके बारे में कुछ बता सकूं, पर फिर भी उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, बेसिकली वह MP जबलपुर से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ में रहते थे, उनकी पढ़ाई यही हुई और उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई यहाँ की। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद उनकी जॉब लगी। वो पेशे से इंजीनियर हैं और जॉब के दौरान उनको ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। अपॉर्चुनिटी देखी तो एक चीज समझ में आई कि नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी कर पाऊंगा पर सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। और सर के सपने काफी बड़े थे। उन्होंने इसे पार्ट टाइम करना शुरू किया। उसके बाद कुछ महीने के बाद वो ये इस बिजनेस को फुल टाइम करने लगे और अपने बिजनेस को अथाह सागर की तरह बढ़ाने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के बाद MP जाकर अपने बिजनेस को बढ़ाया दोस्तों। और दोस्तों, वहां जाने के बाद अपने बिजनेस को इतना ज्यादा विस्तार रूप से किया कि उन्होंने अपनी जरूरतें नहीं, अपने सपनों को पूरा किया। और सपनों की मैं बात करूं तो हम सभी को पता है वो कई बार विदेश की यात्रा कर चुके हैं, अपनी सपनों का घर ले चुके हैं, अपने सपनों की कार ले चुके हैं। और दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। इस बिजनेस में उन्होंने वो सारे मुकाम को पाया जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं। इस बिजनेस में हम डायमंड बनना चाहते हैं, वो ना कि डायमंड बने। आज वो वीनस लेवल पे हैं दोस्तों। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस पैनल पे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को जब मैं बुलाऊं तो जोरदार तालियों का वेलकम, जो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ग्रेट लीडर, विनस लीडर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आपके अनुभव को सुनने के लिए हम सभी काफी एक्साइटेड हैं। हम चाहते हैं आशीर्वाद स्वरूप आज अपने ट्रेनिंग के माध्यम से आप हमें अपना अनुभव, अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। तो जोरदार तालियां सर जी के लिए। वेलकम वेलकम सर। गुरुदेव, वेलकम, स्वागत है सर जी। वेलकम सर जी। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सीमा मैडम और पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार, प्रणाम। और सभी BSS योद्धाओं को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। नई सुबह और नई वेलकम किरण सर। ईश्वर ने हमें दिए हैं और इस नई किरण के साथ हम आज इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए मौजूद हुए हैं। आप सभी निश्चित रूप से आज एक्साइटेड होंगे कि आज कुछ खास मिलने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं कुछ आप लोगों को मैंने जो सीखा है या मैंने जो तैयारियां की है या मैं जो अब तक आज आप लोगों के लिए कुछ लाया हूं तो उसमें कुछ ऐसा मिल सके जिससे आप आज की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो और ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। ऐसी ट्रेनिंग हम लोग को लगातार देने के लिए मुझे मौका मिलता रहे और आप लोग को भी हम साथ साथ इस ट्रेनिंग में लगातार एक दूसरे को आपके द्वारा हमें और हमारे द्वारा आपको कुछ न कुछ लगातार सहयोग से हम आगे बढ़ते रहें। और इस कड़ी में मैं परमिशन चाहूंगा हमारे सभी रेड क्लब साथियों से और होस्ट से कि क्या आज हम स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। मोस्ट वेलकम है सर जी आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आज के दिन के लिए
ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आज आप सभी का स्वागत है इस जूम सेशन में। 4 फरवरी दिन सोमवार आज है और ये दिन ईश्वर ने हमें दिया और ईश्वर को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कि ऐसा मौका जीवन में हमें दिया। आज नई सुबह, नई किरण हमें दिया और इस दिन हम स्वस्थ रहते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाने की हमें आज जीवन प्रदान किया और आज के दिन हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब एक दूसरे को मिल रहे हैं और काम आगे बढ़ाने का हमें सारी शक्तियां हमें प्रदान की। इसके लिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद, हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। और परमपिता परमेश्वर के साथ साथ गुरु जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और अपने सभी पूर्वजों को और सभी परिवार के उन सभी जिनका आशीर्वाद हमारे पास बना हुआ है, उन सबका, मेरे माता पिता का जिन्होंने संस्कार दिया और इस लायक बनाया, उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शेफ शॉप परिवार में हम आए और शेफ शॉप एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें मिली, उसके लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस ग्रेट प्लेटफॉर्म, एक कहते हैं ना, हमें सही प्लेटफॉर्म मिलना सौभाग्य की बात है और सही प्लेटफॉर्म में सही मार्गदर्शन मिलना भी उससे भी बड़ी बात है और सही मार्गदर्शन के साथ सही साथ मिलना भी बहुत बड़ी बात है। आप सभी शेफ शॉप में हैं और शेफ शॉप एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, नाम के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं पिछले 23 सालों से लगातार झंडे पे झंडे गाड़े चले जा रही है। आज विश्व की, देश की अग्रणी कंपनी है और बहुत जल्द मुझे यकीन है कि हम एक ऐसा हमारी कंपनी ऐसा कीर्तिमान रचने वाली है कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में कीर्तिमान रचेगी। और सभी ग्रेट डायरेक्टर्स को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिनके माध्यम से इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फॉर्मेशन हुआ और आज लगभग 23 साल, लगभग नहीं, कंप्लीट 23 साल पूरे हो चुके हैं, 24वें साल में हम चल रहे हैं और इन सब की वजह से है कि आज हम ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें आज मिल पाई और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं और ना केवल अपने बल्कि अपने साथ ढेर सारे लोगों को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और ये इन्हीं की वजह से संभव हुआ है। दोस्तों, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे साथ हमारे सभी पार्टनर्स, हमारे सभी साथियों की वजह से है कि हम मिलके समय समय पे जब भी हमें कोई तकलीफें आती है या कुछ भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो एक दूसरे को अपने साथ खड़ा पाते हैं और इससे हमें शक्ति मिलती है। और मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे सभी रेड क्लब साथियों, एक से बढ़कर एक, इनमें विधाएं हैं, कलाएं हैं और आ, सहयोग करने की क्षमता एक दूसरे से जो मिलती है वो अद्वितीय है। मैं सभी को इस पैनल से थैंक यू पूजन। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज दोस्तों हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं पैनल में कुछ लिखा है कि हम काम क्यों करते हैं। मैं आप लोगों से ना कुछ जवाब भी जानना चाहूंगा क्योंकि यस यहाँ सर। पे सवाल जवाब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं सभी से चाहूंगा कि अगर आप जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा और चैटिंग करते हुए भी दे सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं सभी को अनम्यूट करूंगा तो ट्रेनिंग में दिक्कत होगी, लेकिन आप सब लोग चैटिंग करते हुए जवाब जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल तो सर। हम यहाँ पर सब्जेक्ट जो जो लाइन लिखा हुआ है कि हम काम क्यों करते हैं, क्या वजह है हमारे काम करने का। दौलत और शोहरत सर। बहुत बढ़िया। बाकी सब भी चैटिंग में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आज की ट्रेनिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हम सब्जेक्ट आज उस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं जो हम सबकी लाइफ में, हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए वो सब चीजें जो आज डिस्कस होने वाली हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट लें और आप इसे, अगर आपको लगता है कि ये चीजें वाकई लाइफ में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो बिल्कुल बहुत सीरियसली इसको नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये कहते हैं ना, कथा सुन के हम
कई बार हो सके स्टोरी सुन के हम भूल जाते हैं, लेकिन चीजें जो है आपको, अगर आप नोट्स बनाते हैं और जब भी उसे पलट के देखते हैं तो आपको हमेशा हमेशा वो चीजें फिर से ध्यान आ जाती है, और लगातार उसे ध्यान में रखते रहते हैं तो हमारी वो आदत में आ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है हम काम क्यों करते हैं, ना। मैं कुछ पार्टनर्स को भी अनम्यूट करूंगा फ्यूचर में। तो चलिए, अभी चैटिंग अभी आना शुरू हुआ नहीं है, फिर भी मैं, अच्छा चैटिंग आ रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। यस सर। चैटिंग तो आ रहा है। क्या मैं चैटिंग इधर साइड कर रहा हूँ तो स्क्रीन ठीक दिख रहा है? है सर, बढ़िया दिख रहा सर। ओके। पैसा के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जवाब आ रहा है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मनी के लिए, है ना, बहुत सारे लोग जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से, मुझे और आप लोगों को बताने में आनंद आएगा। अच्छा ठीक है, हम काम करते हैं इन सब चीजों के लिए, तो शेफ शॉप में हम काम क्यों करते हैं, काम कर रहे हैं इसी सब के लिए जो यस अभी सर। आपने जवाब दिया, है ना, इसी सब के लिए। यस, यस सर। बहुत बढ़िया। हम सेफ शॉप में सफल होना चाहते हैं ना, सेफ शॉप में सफलता के लिए आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हम सफल हों लाइफ में, जीवन में सफल हों। सफलता प्राप्त करने के लिए हम सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है इस सफलता की मीनिंग क्या है ना। अभी किसी ने कहा पैसा, और किसी ने कहा स- सम्मान, अच्छी, है ना, बहुत सारे, अनलिमिटेड लाइफ, अल्टीमेट लाइफ स्टाइल, अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। सपने मतलब सफलता, है ना, आपके लैंग्वेज में सफलता ही है बिल्कुल। और सकारात्मक सोच के लिए बहुत सारे जवाब मिलके आ रहे हैं। नेम, है ना, फॉर नेम फेम, अच्छा बहुत बढ़िया। और सिर्फ शॉप में हम नेम फेम और गोल पूरा करना है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही कह रहे? नहीं नहीं सर, परफेक्ट है सर। वहाँ आ कोई रही दिक्कत हुई उनको। आ रही चलिए सर। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, पहचान बनाने के लिए दोस्तों सेफ शॉप में हम काम कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, सफलता के लिए, आपका मतलब है सफलता, लेकिन यहाँ पर जो जवाब आ रहे हैं, सफलता की मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है ना। कोई पैसा चाहता है, कोई पैसे कमा चुका है लाइफ में, कुछ ऐसे स्टेजेस में है जब आप लाइफ की ऐसी स्टेज में जब आप पैसे मायने नहीं रखते, तो उसे अपने मन की शांति के लिए, कोई आध्यात्मिक लाभ के लिए, और कोई अपने अपने आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। कुछ सफलता मतलब उनकी सफलता, उनकी लिए मीनिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। कई सारी चीजें अलग अलग सफलता की मीनिंग हो सकती है ना। बच्चों के सपने पूरे करने के लिए बोल रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए, उस सपनों में मेहनत के साथ खुद को झोंक देना। बहुत अच्छा। देखिए, सफलता की मीनिंग जो है अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर मैं कहूँ जीवन में अगर कंप्लीट, अगर सक्सेस की बात करें, तो हमें जीवन में सफलता इन चार स्तंभों के, चारों स्तंभों को बैलेंस रखने से हमें हमारी लाइफ में सही सफलता की मीनिंग मैं मान सकता हूँ। यानी फिजिकल, फिजिकल में सारी चीजें आ जाती है। यानी पैसा से जो चीजें आती हैं वो फिजिकल होंगी। मतलब एक, आप अच्छी गाड़ी हो, आपके पास का अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, बच्चों की अच्छी शादी कर सकें आप, हर जरूरत की चीजें जो भौतिक, यानी पैसों से जो आती है, वो सारी की सारी चीजें फिजिकल, यानी भौतिक होंगी। लेकिन सिर्फ फिजिकल सक्सेस
होने के बाद बहुत सारे लोग देखते हैं लाइफ में जो बहुत सारे पैसे होने के बाद भी उन्हें शारीरिक लाभ नहीं है, तो वो सफल हुए क्या? मतलब शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो वो सफल, कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ वो। उनको हेल्थ, यानी शारीरिक रूप से भी उन्हें स्वस्थ होना चाहिए। और जब ये दोनों चीजें होती है तो फिर उसे समाज में पैसे के साथ साथ सम्मान की जरूरत भी पड़ती है। राइट? मतलब सम्मान, उसे पैसे, जब आदमी के पास पैसा होता है तो उसे लगता है कि मेरा समाज में मेरा एक अलग मान हो, सम्मान हो, मुझे लोग जाने पहचाने और मेरा रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये बहुत ही आगे आने वाले समय में ना इसको, अब हम चूंकि अभी जिस स्टेज में हमें उसे पैसा लगता है, लेकिन दोस्तों जो इस इन दोनों स्टेज से आगे पार चुका है, फिजिकल सक्सेस ले चुका है, तब उसे लगता है कि नहीं, मुझे समाज में भी मेरा अलग मान सम्मान होना चाहिए। और दोस्तों, जीवन में अगर चौथे स्तंभ की बात करें, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से भी आपको सक्सेस होना जरूरी है। सफलता में इन चारों चीजों को बैलेंस रखना, कहना जीवन के स्तंभ, चारों स्तंभ में अगर आप मजबूत हैं तो आप पूरे जीवन बहुत ही, कहना चाहिए, स्वर्ग, धरती में अगर स्वर्ग कहीं है तो आपको इन चारों चीजों को बैलेंस रखने से नजर आएगा, है ना। वो ईश्वर भी यहाँ पर धरती में आए थे और वो कहीं ना कहीं इंसान के रूप में इस धरती में जन्म लिए थे, लेकिन उनके ऐसे कर्म थे जो उन्होंने अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दिया, तो लोगों ने उन्हें भगवान मानना स्वीकार, उन्होंने भगवान, लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। दोस्तों, जब एक इंसान को, इंसान ने जो भी किया उसको भगवान बनाने वाले इंसान ही थे, तो ये जो पिलर हैं, चारों पिलर हैं, वो हमें मजबूत करना है। और जब हम इन चारों पिलरों में मजबूत होते हैं तब सफलता है, कंप्लीट सक्सेस आपको आपके लाइफ में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये चारों चीजें सफलता है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम करते क्या हैं, है ना। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? जवाब फिर से चाहिए, आप सब लोगों से जवाब चाहिए कि सफलता, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं, सबसे पहला क्या लिखा था? फिजिकली। बहुत सारे लोगों का, ज्यादातर लोगों का जवाब क्या आया? फिजिकली जो सक्सेस है उसकी मीनिंग बता रहे थे, है ना। कुछ लोग दूसरे स्तंभों की भी बात कर रहे थे, लेकिन सक्सेस में जो पहला स्तंभ है उसको ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेप शॉप में आने का रीजन वो लगता है कि हमें पैसा आज कमाना है, और पैसा डेफिनेटली हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, जब सबसे पहले जो पैसा कमाने की तरफ हम ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों, सेफ साप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना केवल आपको पैसा देता है, बल्कि सफलता के मायने जो चारों स्तंभ है वो आपको प्राप्त करने में आपको पूरा सहयोग करता है ना। मैं अगर बात करूं तो जो भी लोग यहाँ सक्सेस हैं, ना केवल उन्होंने पैसे कमाए, बल्कि पैसे कमाने के साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पैसे कमाने के बाद आज है, मतलब स्वास्थ्य, अपने शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, वो किसी न किसी रूप से ग्रसित है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। थैंक गॉड, हमारे साथ बहुत सारे डायमंड हैं जिनके साथ मैंने समय बिताया है और जिनके साथ मैंने सीखा है, क्योंकि आज मैं अगर जॉब में होता तो डेफिनेटली मेरी सोच की वजह से शायद मैं अपने शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ नहीं होता। लेकिन थैंक गॉड कि उनके साथ समय बिताने से, सिस्टम में और सीनियरों के साथ साथ बहुत सारी किताबों को पढ़ने से ये बात समझ में आई कि जो हमारा दौलत है, शारीरिक दौलत, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और इसके लिए समय आपके पास होना चाहिए कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए समय कहाँ से कमाएंगे आप, कैसे कर सकते हो, सब बातें जो है आपको उस समय से ही आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होने में भी समय का बहुत बड़ा योगदान है, और ये सेफ साफ कमा के देती है आपको। जब आपका समय होता है तब तो आप हेल्थ के लिए भी अपना ध्यान दे पाते हैं, और जब आप हेल्थ और वेल्थ दोनों तरह से स्वस्थ होते हैं तब आप
सोशल की तरफ, सोशल में सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ होने का, सामाजिक रूप से सम्मान प्राप्त करने के लिए इतने हजारों लोग आपको सम्मान करें, ये कहाँ से संभव है? मुझे लगता है आप सही प्लेटफॉर्म में हैं। और फाइनली आपके पास चारों स्तंभ को मजबूत करने के लिए शेप शॉप आपको बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए जवाब आया कि हम मेहनत करते हैं, बिल्कुल सही, मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, है ना। सफलता प्राप्त करने के लिए हम काम करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों, काम, वर्क जो है ना, लोग दो तरह से करते हैं, एक हार्ड वर्क भी करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं। हमारे लिए दोनों काम जरूरी है, हार्ड वर्क भी जरूरी है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। लेकिन आप ये देखिए कि हार्ड वर्क कहाँ से होता है और स्मार्ट वर्क कहाँ से होता है। कहाँ से होता है हार्ड वर्क? तो जो हार्ड वर्क है, तो जवाब देगा यहाँ पे, हार्ड वर्क कहाँ से होता है, स्मार्ट वर्क कहाँ से होता है? तो हार्ड वर्क जो होता है शरीर के निचले भाग से, यानी गर्दन के निचले भाग से होता है, और स्मार्ट वर्क हमारे गर्दन के ऊपर वाले भाग से होता है। मतलब हमारे बुद्धि से, हमारे दिमाग से हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक शक्ति जो होती है, हार्ड वर्क जो होता है, वो शारीरिक शक्ति से होता है ना। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में हमें कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन सा करना चाहिए? सवाल ये है अगला। मजा नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, है ना, कुछ लोगों को मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ। ट्रेनिंग वैसे लंबी हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा करना चाहिए? स्मार्ट वर्क लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग स्मार्ट वर्क का जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब स्मार्ट वर्क आ रहा है, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है फिर? बुद्धि से काम करना। बहुत सारे लोगों को लग रहा है, जब आप स्मार्ट वर्क का मीनिंग क्या हो सकता है? अच्छा, कुछ लोग दोनों भी जवाब दे रहे हैं। क्या मीनिंग हो सकता है स्मार्ट वर्क का? टीम वर्क। गले के ऊपर से हो गया, अभी स्मार्ट वर्क ऊपर हो गया, लेकिन स्मार्ट वर्क की मीनिंग क्या हो सकती है? जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा भाई, कुछ जवाब को यहाँ पे बोलूंगा। जी, टीम कम वर्क, टीम एफर्ट में वर्क। ज्यादा रिजल्ट। हाँ, कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। बहुत बढ़िया। और अभी तक पुराना जवाब चल रहा है, मेहनत कम सफलता ज्यादा। वाह, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है स्मार्ट वर्क का मतलब? सिस्टम के साथ काम करना, ये स्मार्ट वर्क है। अभी हमने कहा सफलता प्राप्त करने के लिए हम काम करते हैं, और काम का मतलब, काम मतलब दो तरीके से होता है, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। तो दोनों में से हमें ज्यादा जरूरी क्या है? तो हमें पता चला कि स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। तो स्मार्ट वर्क का मीनिंग क्या है? देखिए, इसको स्टोरी के रूप में समझते चलिए, बहुत इजीली समझ में आएगा, है ना। स्मार्ट वर्क, टेक्निक चीजों को यूज करना, टेक्निकल चीजों को यूज करना, अनलिमिटेड समय। जब आप सोच समझ कर दीजिए, कुछ भी मत दीजिए। सिस्टम, सिस्टम में काम करना, समय की बचत। चलिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे मीनिंग बता रहे हैं स्मार्ट वर्क का। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है नहीं, स्मार्ट वर्क का मीनिंग क्या हो सकता है? हम आगे बढ़ते हैं। सभी कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब है, अब सामने लिखा है, स्मार्ट वर्क का मतलब है कोई भी काम गोल को सामने रख कर करना। ये है स्मार्ट वर्क। यस सर। द टू लाइन इज दैट, कि जो भी काम हम करते हैं ना, उसमें हमारा लक्ष्य जब हमारे सामने होता है, तो वो अपने आप स्मार्ट हो जाता है। यस सर। ठीक है, सब लोगों ने
ड्रीम की डेफिनेशन पढ़ी है, और उस ड्रीम में स्मार्ट शब्द होता है। 8 स्टेप ट्रेनिंग में हमेशा ड्रीम के डेफिनेशन में स्मार्ट शब्द होता है, और स्मार्ट जो वर्ड है वो हमेशा गोल के लिए यूज किया गया है, कि हमारा गोल कैसा होना चाहिए, तो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ईश्वर ने हमें थोड़ी बुद्धि दी है, और इस बुद्धि के यूज करके हमें जो भी काम करते हैं ना, वो हमारे उसमें लक्ष्य निहित होना चाहिए। यदि लक्ष्य निहित नहीं होगा तो हम घर से करेंगे भी तो हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना है। तो बात यह है कि मान लेते हैं आपको दिल्ली में शेप शॉप जाना है। अब आपको शेप शॉप पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन अब आपको दिल्ली में शेप शॉप ऑफिस जाने के लिए एक नक्शा थमाया गया, और नक्शा जो था दिल्ली का नहीं था, वो नक्शा था आगरा का। लेकिन आपको ये उसमें लिखा नहीं है कि वो आगरा का है, दिल्ली का है। तो आप उस नक्शे के मुताबिक क्या शेप शॉप तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो गलत नक्शा या गलत गोल, या गोल डिसाइड नहीं करना ही गलत नक्शे की तरह है, कि हमारा जीवन, अगर हम पूरे जीवन में अगर बात करें तो स्मार्ट वर्क की, तो एक सही गोल का निर्धारण करना ही हमारे जीवन को स्मार्ट वर्क की तरह, हम स्मार्ट वर्क करके जीवन को धन्य बनाते हैं। तो गोल क्या है? अब बात आती है कि स्मार्ट वर्क में गोल तो निहित है। मैंने 4 स्तंभ जो बताए थे अभी, इन चारों स्तंभ में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये चीजें निहित होना ही आपका स्मार्ट गोल है। गोल स्मार्ट वर्क का सही गोल है। स्मार्ट वर्क करने के लिए सही गोल, इन चारों चीजों को बैलेंस रखना, आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए सही गोल का निर्धारण करना है। तो हम गोल की बात करते हैं तो हम ये वाली स्लाइड जरूर हम बात करते हैं ना। गोल का मतलब क्या है? देखिए, एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हमने बात की सफलता की मीनिंग, तो हमने चारों स्तंभ की बात की। फिर हमने बात किया कि सफलता के लिए हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं। तो काम कहाँ से करते हैं? हार्ड वर्क भी करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं। तो हार्ड वर्क हमारा शरीर से होता है, नीचे शरीर के मतलब गले के नीचे वाले भाग से हम हार्ड वर्क करते हैं, और ये हार्ड वर्क हम अपने शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी से करते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क हमारे दिमाग से होता है, हमारे बुद्धि से होता है, हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग से होता है। और स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपके जीवन में गोल होना चाहिए। और गोल का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है, गोल का मतलब है विद द राइट डायरेक्शन एंड विद द राइट मेथड। ठीक है ना, सही दिशा में सही तरीके से किया गया काम ही। अभी मैंने बात किया, आपको जाना सिर्फ शॉप में है, लेकिन नक्शा मिला आपको आगरा का, आप नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले तो राइट डायरेक्शन, सही दिशा में जाने की बात है, कि हमें जीवन में जो चीजें चाहिए, सफलता का मीनिंग, अगर हमें चारों स्तंभ है तो वो गोल जो है वो पूरा एकदम डिफाइंड होना चाहिए। आपको कोई एक काम भी अगर बिना गोल के आप करें तो कहीं पहुंचेगे नहीं। मैंने कुछ लोगों से कुछ समय पहले, 1 आध साल पहले, बहुत ही डीपली और बहुत फोर्सफुली, बहुत प्रेशर देकर मैंने कहा था कि आप अपने लक्ष्यों को लिख कर भेजिए। याद है? लेकिन दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने वो काम पूरा किया? जिन लोगों ने किया, वो ईमानदारी से अगर करना किया है तो उस लक्ष्य को लिखकर और राइट डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने से वो लगातार लक्ष्यों को हासिल कर रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, वो बस
बिना लक्ष्य का, बिना मतलब एक गोल जो नहीं सेट किया, कहना चाहिए आपने एक तीर, आपने एक गोल सेट किया, मान लो एक दीवार में हमें एक निशाना लगाना है, ठीक है, और उस निशाना लगाने के लिए हमने तीर मारी और वो सही जगह में जाकर उस गोल को पहले हमने सेट कर लिया था, वहां पे जाके लगा, तो इसका मतलब हम, ये टेक्निक सही है कि हमने पहले गोल सेट किया और उसके बाद निशाना लगाया। लेकिन अगर हमने ऐसा किया कि कोई गोल सेट नहीं किया, हमने तीर मारी और तीर जहां भी लगे वहां लग जाए, और जब जाके वहां लगी और वहीं पर हमने उसको गोल बना लिया, मतलब कि जहां भी लगने लग जाए गोल वहीं पे बना लेंगे, तो भी मैं खुश हो रहा हूं कि मैंने गोल मतलब अचीव कर लिया। तो लाइफ में वैसे ही होता है, बिना गोल के जब हम काम करते हैं, बिना गोल सेट किए काम करते हैं, तो जो हमें मिल जाता है हम उसी से खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास गोल होता है पहले से, और जब हम उसे अचीव करते हैं, तो एक्चुअल में सक्सेस मीनिंग सही होती है कि हाँ, मैंने जो लक्ष्य तय किया था वो मैंने हासिल किया, आई एम द विनर। ठीक है। तो चाहे आप छोटा सा कंपनी के टारगेट की बात करें, चाहे लाइफ के किसी बड़े गोल की बात करें, जब तक आपने गोल सेट नहीं किया है तब तक आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकता। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चाहिए गोल होना चाहिए लाइफ में, और गोल होने से ही आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अब अगर गोल हमारी, हमने गोल सेट किया है, तो गोल का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में आगे बढ़ना और सही प्रक्रिया अपनाना, उसको प्राप्त करने के लिए सही पद्धति अपनाना, ये है गोल को अचीव करने का, यानी गोल का मतलब ये है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है जहां तीर लगे उसी को गोला बनाकर लक्ष्य मान लेना गलत है, बल्कि हमें पहले गोल सेट करना चाहिए, उसके बाद तीर मारना चाहिए। और 1% से कम लोग भी गोल के साथ काम करते हैं जीवन में, ये एक सर्वे रिपोर्ट कहता है। समझ में आया? 1% से कम लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। गोल में हमें राइट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे। राइट डायरेक्शन का मतलब सही लक्ष्य का निर्धारण, यानी करेक्ट गोल जो आपको चाहिए। जैसे 4 स्तंभ की हम बात कर रहे थे, तो ये चारों स्तंभ जो है ना वो है करेक्ट, उसमें आप बैलेंस रखना। आपको अभी आप सारे सारे पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन जब हम पैसा हमारे पास लाइफ में होता है तो बाकी चीजें हमें अपने आप उसकी भूख होती है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि अगर आप पैसे भी चाहिए तो उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन, सही दिशा में आगे बढ़ना, और ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया, आप सेफ शॉप में आए। सेफ शॉप एक सही दिशा है, परंतु सेफ शॉप में भी आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आगे आपको गोल का निर्धारण करना, करेक्ट गोल, करेक्ट लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि स्लाइड आप सबको हर बार 8 स्टेप में दिखाया जाता है कि क्या आपके पास स्मार्ट गोल है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम बॉन्डेड। तो ये तीनों तरह के जो गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जो है, ये आपको लिखना है। और जब तक आप नहीं लिखे हैं तब तक आप क्या कर रहे हैं, तब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तब तक ये कर रहे हैं कि भैया जो मिल जाए वो ठीक है। तो कैसे कंपनी का टारगेट अचीव होगा, तो कैसे जो चीजें हम लाइफ में प्राप्त करने के लिए सेफ शॉप में आए हैं वो प्राप्त होंगी। फिर जब वो चीजें सेफ शॉप में प्राप्त नहीं होती है, तो हम फिर सेफ शॉप को, अपने अप्लायंस को, सिस्टम को, सारी चीजों को दोष देते हैं, और हम कहते हैं कि गलत निर्णय हो गया, फुल टाइम हमारा आना
सही निर्णय नहीं था। ये सारे दोस्त। तो दोस्तों, गोल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में गोल है तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आइदर आप बिना गोल के, एक बहुत अच्छी कहावत है कि बिना गोल के व्यक्ति काम करता है दूसरों के गोल के पूरा करने के लिए। जो मनुष्य जिन मनुष्य जिस जिस व्यक्ति के पास अपना खुद का गोल नहीं है, वो हमेशा दूसरों के गोल के लिए काम करता है। तो जिसके पास ये लिखा नहीं है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो मेरे लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना सही है चाहिए? सर। तो दोस्तों, उस लाइन का मीनिंग यही है कि अगर आपके पास अपना गोल है तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जीवन में वो चीजें प्राप्त करने वाले हैं जो आपने गोल तय किया है। अदरवाइज आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे उसके लिए काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उसी के लिए काम कर रहे हैं जिसने अपना स्मार्ट गोल तय किया हुआ है। गोल तय किया हुआ है। लाइफ में गोल बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, द पॉइंट इज दैट कि अभी तक जो समय निकल गया, लेकिन अब आगे आने वाले समय में आपको जो भी चीजें आगे बढ़नी है तो आप गोल के साथ बढ़िए। अभी कोई भी टारगेट आएगा, आप सबको पता है कंपनी का टारगेट खत्म हुआ, अब कंपनी का नया टारगेट आएगा। आप हर बार ये होता है। लेकिन क्या हम अपने गोल को तय करके उसको उसकी प्लानिंग करके और उसको उद्घोषित करते हैं? आपको शक्तियां कहाँ से प्राप्त होगी? आगे बढ़ते हैं। गोल डिसाइड करने के बाद हमारा फोकस केवल गोल में रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल को पेपर में लिख लेना चाहिए। ये अगला स्टेप है। यदि आप गोल तय कर लिए हैं तो उसे पेपर में नोट करना चाहिए। गोल को पेपर में क्यों लिखना चाहिए? रीजन हमेशा, मतलब हर बार 8 स्टेप ट्रेनिंग में दिखाया जाता है कि बढ़िया से एक डायरी लीजिए, और यहाँ पे भी पैनल में आके बताया जाता है, आपके अप्लायंस भी कहते हैं कि पेपर में लिखिए, पेपर में लिखिए। और पेपर में लिखने के पीछे क्या रीजन है, इवन लोग लिस्ट भी नहीं बनाते हैं ना। पेपर में लिखने की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है, हम लोग जिस भी एज में होते हैं, 30 साल 35 साल, मैं जनरली देखता हूँ जो लोग 30 35 40 50 साल के हो चुके हैं, उन्हें जब लिखने पढ़ने की याद आती है ना, मतलब काम मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा, मतलब लेजी हो जाते हैं। वो अपने आप को ना लगता है यार इतने साल पढ़ाई किया, फिर से पढ़ाई करना है, फिर से पढ़ाई लिखाई करना है, और वो करते ही नहीं। लेकिन दोस्तों, क्यों करना चाहिए, है ना? पढ़ने लिखने की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? उसके पीछे रीजन है, बहुत बड़े कारण है। देखिए क्या कारण है। सबसे पहले उसे हासिल करने का कमिटमेंट दुगना हो जाता है आपका। जब आप कोई चीज लिखते हैं ना, तो आप अपने आप के प्रति उसका कमिटमेंट आपका डबल हो जाता है। उसे प्राप्त करने का पावर भी, शक्ति भी आपके पास डबल हो जाती है। और जब भी जो जो चीज लिखी है उसे हम जब बार बार देखते हैं ना, तो हमें तुरंत रिकॉल हो जाता है, तुरंत ध्यान आता है। कोई व्यक्ति आपको ध्यान नहीं कराता, लेकिन आप स्वयं जब भी देखते हैं तो उसको ध्यान कर, कोई कैसा होना चाहिए आपको, बार बार आपका लक्ष्य ध्यान आना चाहिए, आपको लक्ष्य दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, लक्ष्य बार बार रिकॉल यानी आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि नहीं, आपको हमेशा उसका आपके जो मन में इमेज बना हुआ है वो बार बार आपको, कैसे कोई चीज को जो आप प्राप्त करने वाले जीवन में, अगर वो बार बार आपकी नजरों में आ रहा है, बार बार आपको उसे देखने मिल रहा है, तो आपको हमेशा उसके लिए आपका जो, एक बार कहते हैं ना, शरीर के ऊपर की भाग है आपके विचार, आपके जो मन है, आपका जो सोच है, उसमें चीजें वही जो सामने आया ना, इनपुट है ना, हमारा जो नेत्र है, हमारे क्या है, हमारे जो आईज है, दैट इज द इनपुट डिवाइस। इस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है वो। और इनपुट डिवाइस में जो सामने चीज जो इनपुट आएगी वही अंदर जाएगा। और इनपुट डिवाइस में जो एक है ना सीपीयू, इस सीपीयू में जो चीजें जाएगी आपको वही प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो आपके पास गोल इसलिए करना चाहिए क्योंकि 3 कारण है। गोल कैसा होना चाहिए? आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए, मेहरबानी करके। अब यहाँ पे जैसे टारगेट आया कंपनी का
4 टारगेट, जनरली 4 टारगेट होते हैं ना, गोवा, बैंकॉक, है ना, और दुबई और यूरोप टूर होता है। तो सर मैं गोवा कर लेता हूँ इस बार, है ना। अरे मेहरबानी करके बड़ा सोचो तो बड़ा मिलेगा। ठीक है, हमेशा टारगेट को ना बड़ा रखना चाहिए जीवन में। अपने फील्ड का एक रोल मॉडल चुनना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, गोल कैसा होना चाहिए? सबसे पहला, सबसे बड़ा गोल चुनना चाहिए। दूसरा, उस फील्ड का एक रोल मॉडल आपको चुन लेना चाहिए कि मुझे ऐसे बनना है। ठीक है, अच्छे से सोच समझकर गोल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं जल्दबाजी में कुछ भी बना लिया, है ना, कोई कुछ बोला और वही करने लग गए। सोचिए समझिए, प्लानिंग कीजिए, उसके बाद गोल तय कीजिए और उसको फिर पेपर में लिख डालिए, है ना। गोल के साथ ये चीजें होनी ही चाहिए। जितना बड़ा हो सके वो सोचो। ठीक है ना, बड़ी सोच का बड़ा सोचियो, बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़िए, तब समझ में आएगा कि बड़ा क्यों सोचना चाहिए। द मैजिक ऑफ मिनेलिया माइंड किताब है सब, है ना। बड़ी सोच का बड़ा ज्यादा, थिंकिंग ऑफ मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। ठीक है ना, ये किताब है, आपको पढ़ना है। किताबों के माध्यम से आपको बड़ा सोच के लिए, अगर आपकी सोच बड़ी, कहते हैं पैर में मोच, और एक बहुत अच्छी कहावत है ना, आदमी की सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लाइन है कि जब हमारी सोच ही बड़ी नहीं होगी तो हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं। सोच बड़ी करनी चाहिए हमें। सोच बड़ा करने के लिए ऐसे विचार आपको सहयोगी बनाते हैं। आपकी किताबों का, आपका नाता जो है, जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप अच्छे विचार आते हैं, बड़ा सोच होता है, आप उसके माध्यम से आप अपनी सोच को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। फिर रोल मॉडल चुनिए, उनके साथ समय बिताने की कोशिश कीजिए, उनको साथ लगातार बातचीत करने का सुन। वैसे जो रोल मॉडल होगा वो तो बहुत बड़ा होगा, उसके साथ हो सकता है आप, मतलब जीवन में जिसे हम रोल मॉडल बनाए वो गलत आदमी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। मैंने फिर कहा, आप गोल सेट कर रहे हैं, है ना, जीवन में सफलता की मीनिंग तय कर रहे हैं, और अगर सफलता की मीनिंग तय कर रहे हैं तो आपको रोल मॉडल गलत चुन लिया अगर आपने, तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको रोल मॉडल चुनना है, और उस रोल मॉडल को से चीजें सीखनी है, समझनी है। उससे आप मिल तो नहीं पाएंगे हो सकता है, या जिनको भी आपने रोल मॉडल बनाया है, आप उनके साथ हो सकता है बातचीत कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, लेकिन एक मॉडल ऐसा होना चाहिए गांधी जी जैसा। ठीक है, कोई भी जो आपको जीवन में आपको लगता है नहीं मुझे उसके जैसा बनना है, ठीक है, तो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, कि वो कैसे वहां तक पहुंचे, उन्होंने कौन सी संघर्षों का सामना किया, उन्होंने अपने जीवन में क्या बदलाव किया। तो वो रोल मॉडल जो भी आपको, आपने चुना है, उसके उस उसको चुनकर उसके बारे में जानना समझना चाहिए, अच्छे से सच सोच समझकर गोल तय करना चाहिए, राइट। छोटा गोल नहीं होना चाहिए। अब स्मार्ट वर्क का मतलब तो हमने समझ लिया, ये गोल है भैया। ठीक है ना, गोल के साथ काम करना है जीवन में। ठीक है, ये समझ में आया कि राइट डायरेक्शन एंड राइट मेथड। एक चीज हमें समझ में आया कि राइट डायरेक्शन का मतलब क्या था, है ना। स्मार्ट वर्क का मतलब गोल है, और राइट डायरेक्शन का मतलब सही दिशा में हम काम कर रहे हैं ना, सही दिशा। जैसे कि मैंने फिर से बताया आपको कि राइट डायरेक्शन का मतलब है लक्ष्य का निर्धारण करना, दिस इज द राइट डायरेक्शन, है ना। जब तक आपने लक्ष्य नहीं किया तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मतलब वही, गोल बनाया, बिना गोल बनाए तीर मारा और उसको प्राप्त कर लिया और उसी से खुश हो गए, तो ये डायरेक्शन सही नहीं है। तो सही दिशा सबसे पहले निर्धारण कीजिए। गोल, गोल की डेफिनेशन में दो चीज थी, विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट मेथड। ठीक है, तो आपने जब आप गोल तय किया तो उसमें आपने राइट डायरेक्शन का मतलब है आपने हाथ तय कर लिया कि अब मुझे ये प्राप्त करना है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास सही पद्धति भी होना चाहिए, आपके पास है ना, राइट मेथड भी होना चाहिए। ठीक है, तो राइट मेथड, व्हाट विल बी द राइट मेथड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोल में राइट मेथड का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों। प्रकृति ने जो शक्तियां हमें दी हैं उनका पूरा और सही सदुपयोग ही राइट मेथड है। राइट मेथड का मतलब है जो ईश्वर ने हमें जो शक्तियां दी, प्रकृति ने जो हमें शक्तियां दी हैं, उनको
उनका सही सदुपयोग और पूरा ज्यादा से ज्यादा उनका सदुपयोग करना है, उनका दोहन करना है ना। सदुपयोग का मतलब उनको सही दोहन करना ही राइट मेथड है। कुदरत ने हमें कौन कौन सी शक्तियां दी? अच्छा, शक्तियां तो दी हैं, लेकिन कौन कौन सी शक्तियां दी हैं हमें? कुदरत ने हमें जो शक्तियां दी हैं वो दो तरीके, जैसे अभी हमने बात किया ना, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। और शारीरिक शक्ति, फिर से हम बात करें कि गले के नीचे शारीरिक शक्ति, लेकिन मानसिक शक्ति हमारे माइंड पावर है, यानी हमारे दिमाग का, सॉरी, हमारे माइंड पावर यानी मन की शक्ति है। मानसिक शक्ति मतलब मन की शक्ति। ठीक है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम दोनों में से कौन सी शक्ति का ज्यादा उपयोग करते हैं? अब फिर से जवाब चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम कौन से शक्ति का ज्यादा उपयोग करते हैं? हम्म? नहीं मिल रहा है जवाब। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। माइंड पावर का ज्यादा उपयोग करते हैं, सही है। ये शक्ति है हमारी, मन की शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो मन की शक्ति, व्हाट इज ए ब्रेन? ब्रेन ही मन है। ये हमारे कंफ्यूजन होता है बहुत ना, बुद्धि और मन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूज होते हैं हम बहुत बार। बुद्धि अलग चीज है, मन अलग चीज है। तो क्या है डिफरेंस इसमें? दिमाग और मन, बुद्धि और मन, ये दोनों अलग अलग चीजें। ब्रेन शरीर का एक भाग है, यानी हमारे ये मस्तिष्क में ना बुद्धि होता है, यहाँ पर पार्ट है, वो शरीर का एक पार्ट है। जबकि मन क्या है? ये जो है शरीर की शक्ति है। इसको आप ऐसे समझिए, नीचे लिखा है कि ये कंप्यूटर के जैसे दो भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो जो शरीर है ना हमारा, ये पूरा शरीर, ये हार्डवेयर है। और पावर जो मिलता है हमें, शरीर को पावर कहाँ से मिलता है? भोजन से। लेकिन मन को शक्ति अगर बात करें तो बिजली से मिलता है ना। जैसे बिजली, कंप्यूटर को अगर बात करें तो बिजली एक उसका क्या है? शक्ति है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारा बिजली देख नहीं सकते आप, लेकिन ब्रेन, मैं बात करूं माइंड, मन जो है उसको आप नहीं देख सकते, लेकिन ब्रेन चूंकि शरीर का पार्ट है ना, ऑपरेशन होता है ब्रेन का। ठीक है। जिसको दिमागी रूप से कुछ चीजों की कमी होती है, दिमागी रूप से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ब्रेन का ऑपरेशन भी हो सकता है। उसी तरह से हार्डवेयर होता है ना, क्योंकि शरीर है, शरीर का एक भाग है, तो वो हार्डवेयर हुआ, लाइक दैट। लेकिन जो पावर की बात है, बिजली की बात है, आप देख नहीं सकते उसको। उस तरह से हमारे मन जो है एक शक्ति है। तो कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह ही इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो ब्रेन इज ए हार्डवेयर एंड माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। कहाँ पहुंच गए कहानी? मतलब बहुत, आप डूबने से नहीं होगा, समझने से होगा। ठीक है ना। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, जीवन में लक्ष्य है तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लक्ष्य नहीं है तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे समझिए। स्मार्ट वर्क का मतलब गोल है तो स्मार्ट वर्क है, और गोल का मतलब राइट डायरेक्शन एंड राइट मेथड। राइट डायरेक्शन मतलब सही निर्धारण, जो जो भी गोल चाहिए उसका सही निर्धारण किया आपने, दैट इज राइट डायरेक्शन। राइट मेथड, राइट पद्धति, मतलब सही पद्धति का मतलब क्या होगा? सही पद्धति का मतलब होगा कि आप जो शक्तियां ईश्वर ने आपको दी है उसका सही दोहन कर रहे हैं। और वो दोहन करने के लिए आपको जो शक्तियां मिली हैं वो दो हैं, शारीरिक और मानसिक। तो जो शारीरिक शक्ति है उससे कितना पार्ट है, शारीरिक शक्ति का कितना रोल है, और
मानसिक शक्ति का कितना रोल है, ये दोनों चीजें हैं। और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, अब इन शक्तियों का इस्तेमाल करने की बात करें तो कंप्यूटर के प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है अगर जैसे आप एक लैपटॉप लिए सपोज, हाँ, तो जब आप लैपटॉप लेते हैं तो उस लैपटॉप में चीजें डाल के ही मिलती हैं आपको ना, क्या डालते हैं उसमें, सॉफ्टवेयर डालते हैं, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग की मतलब हमारे, अगर हम बात करें पूरा शरीर हमारा ना, उसमें एक सीपीयू है, सीपीयू में प्रोग्रामिंग हुई, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज समझ में आती है उसको, और जिसमें जो चीजें सॉफ्टवेयर डाली जाती है वो उसी तरह से काम करता है। गॉट इट, समझ में आ रहा है ये बात, मतलब कंप्यूटर सेम है, वही कंप्यूटर किसी और के पास है, मतलब हो सकता है वो एक मॉल में अकाउंटिंग के लिए यूज हो रहा है और वही कंप्यूटर एक जगह कुछ और उसको वीडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जा रहा है, एक जगह उसे कुछ और किसी काम के लिए यूज कर रहा था, कंप्यूटर वही है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला उस सॉफ्टवेयर से उसकी यूज उपयोगिता अलग अलग हो गई। लाइक दैट, हमारा ये जो शरीर है, हमारा जो मन और शरीर है, बुद्धि और शरीर जो हार्डवेयर है, इसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, मतलब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है और मन की भी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किस भाग में होता है, हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में? कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किस में होता है, अरे जवाब दीजिए। नहीं पता, सॉरी। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पार्ट में होता है ना। हार्डवेयर अगर खराब होता है तो बदल सकते हैं, मतलब पार्ट है, बॉडी का जैसा पार्ट है वैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर है। मैंने जैसे मान लो हार्ड डिस्क है, उसमें पंखा लगा है जो कूलिंग करता है, ठीक है, पावर कॉर्ड है, उसमें अंदर में मदरबोर्ड है, चिप है, बहुत सारी चीजें हैं, स्पीकर है, ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है वो सॉफ्टवेयर में होती है, जो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारी भी प्रोग्रामिंग होती है, और हमारी प्रोग्रामिंग कहाँ होती है, हमारे मन में, दिमाग में नहीं। दिमाग मैंने कहा हार्डवेयर है, अभी आप समझ पा रहे होंगे, दिमाग एक हमारा हार्डवेयर है, प्रोग्रामिंग दिमाग में नहीं, प्रोग्रामिंग मन में होती है। तो अगर कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डालना उसमें, है ना। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का मतलब है जिस तरह उसमें सॉफ्टवेयर डाले वो वैसा वर्क करने लगा, जैसा कि मैंने कहा अभी कि वो एक मॉल में अकाउंटिंग के लिए भी यूज हो सकता है, और एक आतंकवादी उसको अपनी फोड़ने के लिए भी कर सकता है, ठीक है, किसी और जगह किसी और यूज के लिए कर सकता है, डिपेंड करता है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला। लाइक दैट, हमारा जो हमारे अगर बात करें तो किस पार्ट में हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, ये सवाल पीछे था। प्रोग्रामिंग कहाँ होगी, मन में या दिमाग में? दिमाग में। दिमाग में प्रोग्रामिंग नहीं होगी, प्रोग्रामिंग मन में होगी हमें। और दिमाग की प्रोग्रामिंग का मतलब है हमारी आदतें, ठीक है ना। मन में प्रोग्रामिंग का मतलब है हमारी आदत डालना, जो हमारे हैबिट्स हैं, दैट इज आवर प्रोग्रामिंग। तो जो हम हमारे जीवन में जो आदतें हो चुकी है ना, जो भी हमारे आदत हैं, वही हमारी प्रोग्रामिंग है। और इस प्रोग्रामिंग को, सॉफ्टवेयर को चेंज किया जा सकता है या नहीं, जिस तरह हार्डवेयर चेंज हो सकता है वैसे ही सॉफ्टवेयर भी चेंज हो सकता है। लेकिन बात यह है कि हमारी आदतें जैसी चेंज होंगी, हमारी प्रोग्रामिंग चेंज होगी, और जैसी आदतें चेंज होगी वैसे ही हमारा
फ्यूचर होगा। यानी जो पद्धति है वो राइट होगा। पद्धति मतलब जो हम प्रोसेस, विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट प्रोसेस। राइट डायरेक्शन, गोल तो तय कर लिया, लेकिन अब गोल तय बस होने से नहीं होगा। सही पद्धति, सही तरीके से हमें उसे करना पड़ेगा। आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल लो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मैंने, हमारी प्रोग्रामिंग ही गलत हुई है, मैंने, हमारी आदतें ही गलत है हमारे अंदर, तो पद्धति सही तो हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर में हमने कोई सॉफ्टवेयर डाला अकाउंटिंग का, टैली का, और हम चाहते हैं उससे वीडियो वीडियो एडिटिंग हो, पॉसिबल है? नहीं है। उस तरह से हमारी आदतें कुछ है और हम बोल रहे हैं ये करने की, ये हो जाएगा नहीं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा रोल मॉडल चुनिए, वो रोल मॉडल क्या करता है, कैसे वहां तक बढ़ा, कौन से संघर्षों का सामना किया, कौन सी चीजें अपडेट किया, कौन लाइफ में जो चीजें उन्हें हासिल, जो भी चीजें अचीवमेंट लिया उन्होंने, चारों स्तंभ उन्होंने अगर जीवन में हासिल किया, चारों स्तंभ के से सफलता प्राप्त की, तो क्या उन्होंने जो चीजें हासिल की वो मुझे प्राप्त करने के लिए, वो जो सॉफ्टवेयर उन्होंने, यानी अपनी प्रोग्रामिंग जैसे की होगी, उन्होंने जो भी किया, क्या मैं वो कर रहा हूं? तो आपको, जब तक आप सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करेंगे, आप गलत डायरेक्शन, गलत पद्धति कर रहे हैं। आप कोशिश भी करेंगे तो फेल होंगे। तो हमारी आदत कैसे बनती है? ठीक है, मैं कोशिश, मतलब मैं कहूंगा कि हम बिल्कुल अपनी आदतों को सुधारेंगे, तभी सॉफ्टवेयर हमारा बदलेगा। और सॉफ्टवेयर जब, जैस हमारे इस सीपीयू में, हमारे इस मन में, माइंड में, दिमाग में प्रोग्रामिंग अगर सही हो गई एक बार, तो फिर सॉफ्टवेयर अपना बिहेव भी वैसे ही करेगा। जिस चीज का सॉफ्टवेयर डाला है ना, वही काम हो जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है? अच्छा, आदतें दो तरीके की, दो तरीके की आदतें हैं, एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। मतलब दुनिया में कोई चीज अच्छी है गलत है ये मायने नहीं रखता, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये मायने रखता है। मतलब आपके कंप्यूटर में आपको कौन सा काम करना है, आपको वही सॉफ्टवेयर डालना है। ठीक है? तो आपको जब जीवन में चारों स्तंभ की जरूरत है, जो चीजें आपको चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, मतलब जिन आदतों की जरूरत है, द मीनिंग इज दैट कि जिन आदतों की जरूरत है वो आदतें हमें लानी पड़ेगी। गॉट इट? आ रहा समझ में? तो हाँ ना में जवाब थोड़ा देते रहिएगा। तो यस सर। आदतों में आदतों में आपको सुधार करनी पड़ेगी। आप कोशिश भी नहीं कर सकते, यदि आपकी आदतें गलत है, कोशिश करेंगे तो आप गलत जगह जा रहे हैं, गलत सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हैं। तो माइंड की प्रोग्रामिंग, हमारी आदत कैसे बनती है? अब चलिए ठीक है, कुछ गलत सॉफ्टवेयर आ गए हैं अंदर, तो करना क्या चाहिए? फॉर्मेट तो होने से, तो आदतों को सुधारना है। फॉर्मेट करने का मतलब राम नाम सत्य है। लेकिन हाँ, एक सॉफ्टवेयर जो पहले से डला हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को सही करने की कोशिश कर सकते हैं, और वो हमारा होता है आदतों से। एक बहुत अच्छा फार्मूला है, 21 डे फार्मूला। आप जिस काम को 21 दिन तक लगातार निहित समय से करते रहते हैं, तो आपकी आदत में वो आ जाता है। 21 डे फार्मूला, यानी आपको किताब अगर पढ़ने की आदत नहीं है और आपने लगातार किताब पढ़ने की आदत डाली, तो आप उसके बाद आप बिना पढ़े रह नहीं पाएंगे। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है और आपने अगर एक्सरसाइज 21 दिन तक लगातार करते रहे, तो आपको उसके बाद 22वें दिन जो है ना, नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यानी आपने कौन सी सॉफ्टवेयर डाल ली? एक्सरसाइज करने की। आपने कौन सी सॉफ्टवेयर डाल ली? अगर आपको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो आप लगातार लोगों से मिल मिल के आदत डाल लो। दैट इज योर सॉफ्टवेयर। आपको मजा आने लगेगा उसके बाद, फिर आप बिना मिले नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक आदमी क्या करता है, दारू पी पी के, दारू पी पी के, दारू पी पी के, दारू पीने की आदत डाल लेता है, उसके बाद वो रह नहीं पाता।
मतलब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, भले मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा तो आदत डाल ली। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी डालनी है। ठीक है, आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर एक बार चला गया तो उसको सही करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है वो शख्स जिसको जीवन में सफल होना है। सफलता की मीनिंग ऑलरेडी बता दी। तो सॉफ्टवेयर हमें बदलना है, एक 21 डे फार्मूला अपनाना है। आपको फॉलो अप करना अच्छा नहीं लगता, फॉलो अप कीजिए। आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, बुक पढ़िए। जो चीजें आप कर, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो चीजें अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती उसको नहीं करना है। जो सफल व्यक्ति है उसको भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था पर वो ने कर करके करने की आदत डाल ली। और जो नहीं कर सकता था वो नहीं कर करके आदत डाला, और जो करता था, जिसको अच्छा नहीं लगता था, वो कर करके सफल हो गया। और जो, अब हमारी आंतरिक भावनाएं ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है दोस्तों। मतलब कि आपने सॉफ्टवेयर डाल लिया ना, तो जो सॉफ्टवेयर आपने डाल लिया वो दिखाई नहीं दे रहा है। सॉफ्टवेयर कहाँ डाला हमने? दिमाग में। आदतें कहाँ डाली हमने? वो दुनिया को दिखेगा नहीं, वही प्रतिबिंब बाहर दिखेगा, उसी की प्रतिबिंब बाहर दिखाई देगी। हमारे अंदर की दुनिया ही हमारे बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब है। तो सवाल ये है, मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो है ना, अंदर की दुनिया क्या है? दुनिया का, अब अगर हम बात करें हमारी बाहरी दुनिया, मतलब पूरा विश्व, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा देश, हमारा दुनिया, यही दुनिया है ना हमारी बाहरी दुनिया। लेकिन अंदर की दुनिया, हमारा मन। और अगर मन की प्रोग्रामिंग गलत है तो बाहर की दुनिया भी आपको वही दिखने वाली है, ध्यान रखिएगा। जैसा बोएंगे बीज वैसा पैदा होगा, वैसा पेड़ बनेगा। देन हाउ देन हाउ टू प्रोग्राम अवर इनर वर्ल्ड? हमारे आंतरिक दुनिया को प्रोग्रामिंग कैसे करनी चाहिए? तो मैंने कहा ना ना, कलयुग और सतयुग कुछ नहीं होता है। हमारे कलयुग और सतयुग नहीं, यहीं पे हम सतयुग हैं, यहीं पे कलयुग है। जो हमारी दुनिया है वो हमारी विचार से बनती है। हाउ टू प्रोग्राम बिलीव एंड थिंकिंग, ये द ओनली वे इज दैट थिंकिंग, सोच अच्छी करनी। एक ही तरीका है, आपको सोच अच्छी करनी है ना। मतलब सॉफ्टवेयर जो है आपका, वो आपकी सोच से सही हो सकती है। और विचार पर नियंत्रण करने का तरीका, अगर सोच अगर अच्छी हो सकती है, सोच सही करने से हम मतलब जो भी आदतें हैं आपकी ना, पहले तो सोच सही करनी है आदतों को डालने के लिए, और आदतों को सही करने के लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर सही करने के लिए सोच अच्छी होनी चाहिए। और इस पे हम कंट्रोल नहीं, क्या हम नकारात्मक सोच को अपने अंदर आने से रोक सकते हैं? एक दिन में हमारे विचार, 60,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में। 60,000 विचारों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, है ना, इतना विचार आ रहा है कि इतने सेकंड नहीं है। हर सेकंड, हर पल कुछ ना कुछ विचार आ रहा है मन में। अब कौन सा विचार पॉजिटिव, कौन सा निगेटिव है, दैट इज पॉसिबल कि उसे कंट्रोल कर सके? नहीं कर सकते। विचार बनाए जिंदगी, ये शब्द सुना होगा आपने। विचारों से ही जिंदगी बनती है। तो हमारी सोच अगर हमारी जिंदगी बनाती है, यही से हमारा सॉफ्टवेयर होता है। हमारे अंदर सॉफ्टवेयर हमारी सोच से ही जाती है। तो इसे सही करने का तरीका ये है कि क्या नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक जो सोच है उसे दूर करना, और सकारात्मक सोच को अपने अंदर डालना। तो क्या ये हो सकता है नकारात्मक सोच को कंट्रोल करना? ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं ना, ये नहीं करूं, वही हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं दिन भर, है ना। मैं सोचूंगा मेरे साथ ये ना हो, मेरे उसका चेहरा ना देखना पड़े, वही सामने आ जाता है। ठीक है ना। मैं सोचता हूँ कि बिल्ली रास्ता ना काटे, बिल्ली ही रास्ता काट देती है। तो ये नकारात्मक सोच है। आप जो सोच, जो मतलब मैं
मतलब लिस्ट में हमने क्या मान लो काम अपने शेड्यूल तय किया है, उस शेड्यूल को तय करके हमने जाने का विचार किया कि आज मैं 10 लोगों से मिल के आऊंगा, 10 लोगों से मिल के आऊंगा, ऐसा हमने सोचा। ठीक है। लेकिन अब सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, ये उसमें हम अमल नहीं कर पा रहे हैं। न कर मतलब क्यों सोच, अरे यार उससे मिलने जाऊंगा तो वो ऐसा बोला था, फिर उसने वो अभी मेरे को निगेटिव आंसर दिया था, तो ये क्या है, ये निगेटिव सोच आ गई जैसे हमने किया। तो फिर हम आने से मतलब उसको आने से रोक नहीं पा रहे हैं, हम वो निगेटिव चीजें हमारे अंदर चल रही हैं। तो अब निगेटिव जो चीजें चल रही है उसे आप रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, सकारात्मक सोच की तरफ अब जब बढ़ते हैं आगे, तो आपको नकारात्मक चीजें अपने आप दूर होती है। मतलब क्या कर सकते हैं, और सकारात्मक सोच को लगातार अपने अंदर डालने के रास्ते ढूंढना है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते निगेटिव चीजों को, लेकिन निगेटिव चीजों को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सकारात्मक चीजें अपने अंदर डालने की। जैसे मैं बात करूं, एक बार सॉफ्टवेयर अपने अंदर चला गया, ठीक है, जैसे शरीर में मैं बात करूं, है ना, मतलब हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूं। अब हमने शरीर खराब कर ली अभी, तो इसको अच्छा करने के तरीके में क्या है, व्यायाम करना, गलत खान पान से दूर रहना, है ना, और चीजों अच्छे करने के लिए हम इनपुट जो है सही कर सकते हैं। लेकिन एक बार खराब हो गया तो उसको सही करने का रास्ता ये है कि हम अच्छी चीजें खाएं, अच्छा व्यायाम करें, ये चीजें। उसी तरह से वो रास्ता जो शरीर को, हार्डवेयर को सही करने का जैसा रास्ता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को सही करने का तरीका ये है कि हम पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचना तय करें, मतलब तय करें, उनके रास्ते ढूंढें कि कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं। तो पॉजिटिव रहने का तरीका क्या है, नकारात्मक को आने से रोकने का तरीका। पहला, सबसे पहले तो नकारात्मक तरीका जो है कि जो चीजें हमारे अंदर रोक नहीं सकते हैं, आप आएगा तो है ही, लेकिन फिर भी कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, जब देखिए हमारे, मैंने कहा 60,000 विचार आते हैं एक दिन में, इन 60,000 विचारों में निगेटिव विचार जो आते हैं वो और ज्यादा कब होंगे, जब ऐसे माहौल में रहेंगे हम, सॉरी, लेकिन ऐसे माहौल या ऐसे एटमॉस्फेयर को अगर हम अपने जीवन से दूर करें, तो हम उससे नकारात्मक विचारों को कम कर सकते हैं, और सकारात्मक विचार जो अंदर आना है उसको लाने के तरीके ढूंढें। तो कहा जाता है, आप अपने दोस्तों का चाहे सही सही चयन कीजिए, यानी जिन दोस्तों के साथ आप नकारात्मक विचार आते हैं आपको, है ना, मतलब ऐसे निगेटिव लोगों के साथ रहना बंद कर दीजिए, पहली बात, जो चुगली करते हैं, ठीक है ना, ये दूसरों की बुराई करते हैं, ठीक है। हाँ, टीवी देखना बंद करिए, टीवी में ना, टीवी की इडियट बॉक्स कहते हैं, उसमें जब भी आप खोलोगे ना, तो सास भी कभी बहू थी, अगर आप न्यूज भी देख रहे हैं तो आप न्यूज में देखिए, 90% न्यूज ऐसे होते हैं जो चोरी का, डकैती का, बलात्कार का, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, है ना, वहां पे तूफान आ गया, आंधी आ गया वहां पे, है ना, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, ये निगेटिव न्यूज है। ये सारी की सारी चीजें आप जब भी खोलेंगे तो आपको सारी चीजें देखने मिलेगी। पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा कब निगेटिव आ जाएगा। आप, तो आप कंट्रोल क्या कर सकते हो कि देखना ही बंद। अब ये दरवाजा बंद हो गया, तो जो दरवाजा खुला है वहां से केवल पॉजिटिव चीजें अंदर आ सकती है, उसके तरीके ढूंढेंगे हम। तो टीवी देखना बंद करिए, इडियट बॉक्स, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में भी यही चीज है, 90% रोल। आपका आ गया हेडलाइन, कौन सा हेडलाइन, निगेटिव न्यूज, आप उस हेडलाइन, जैसे निगेटिव न्यूज को होता है अट्रैक्ट करता है, और फिर आप उसमें उसी संबंधित चीजें आपके चेन रिएक्शन होगा आपको। ऐसी मूवी मत देखिए जहां पर निगेटिव चीजें हैं, है ना, बदलापुर, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो आप मतलब देख के आदमी हमेशा उसी विचार में डूब जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, आपके दिमाग को खराब कर देगी मूवीज। ठीक है ना, अच्छी मूवी देखिए जिससे आपके विचार अच्छे होते हैं, थॉट्स अच्छे। रिश्तेदारों का चयन, जिन रिश्तेदारों के साथ रह के आप निगेटिव होते हैं या आपको लगता है कि ये इनके साथ रह के यार तो नकारात्मक ही आदमी है, निगेटिव आदमी है, उनको छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया में
पूरे टाइम स्क्रीन को चला रहे हैं हम, कुछ भी आ गया सामने उसको देखते रहते हैं। इनसे दूर रहिए। व्हाट्सअप, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों से निगेटिव चीजें आती हैं, नकारात्मक जो चीजें हैं उनसे दूर रहिए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीजें नहीं आती, पर आप पॉजिटिव चीजों के लिए निगेटिव तो देखना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं ना। तो आपको कोशिश करना है कि यार ये दरवाजा ही बंद करो। तो फिर क्या दरवाजा आएंगे, है ना, हम ज्यादातर टाइम इनमें खराब कर देते हैं। तो वो दरवाजा खोलना है जहां से गलत संगति, मतलब वही हो गया, गलत संगति मतलब नशे, नशा करने वाले लोगों के साथ रहना। उन्हीं के साथ समय बिताना। तो आप क्या करोगे, नशा करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो नशा ही होगा। अच्छी सोच वालों के साथ रहेंगे तो अच्छी है। कहते हैं ना, जिस तरह की सोच वालों के साथ, अगर आपके जीवन में 5 ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो छठवें करोड़पति आप होगे। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी में जिन दोस्तों के साथ आप समय बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह बनने वाले हैं। ठीक है। तो सकारात्मक सोच का सबसे पहला तरीका लिखा है, क्या लिखा है, अटेंड जूम सेशन एवरी मॉर्निंग। पहला दरवाजा ही खुला जो अच्छी सोच के साथ खुला। तो आपकी सोच बहुत अच्छी होगी। सुबह से आप मतलब ना, जैसी इस हमने सुबह उठा, बिस्तर से उठे, फ्रेश हुए, और उसके बाद हम जब हमारे अंदर जो चीजें गई वो हमारे सफलता के लिए द राइट मेथड हमारे अंदर गई। ठीक है। तो जून इसको आप हल्के में मत लीजिए दोस्तों। ठीक है। जो एवरी मॉर्निंग जो हो रहा है हमारे साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ठीक है, मैं ले तो रहा हूँ, कैमरा बंद करके ले रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं ले तो रहा हूँ लेकिन नोट्स नहीं बना रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप तो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, अंतर्यामी है, आपको क्या जरूरत है। तो ये जूम सेशन को आप हल्के में मत लीजिए। हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि जूम सेशन से हम हासिल कर रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूँ, जो लोग हैं इसका लाभ ले रहे हैं। अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीक सुनना चाहिए, हमारी कंपनी के लोगों की सुननी चाहिए, किसी भी नहीं, कोई भी उठा के दे मारे सुन रहे हैं। अच्छी किताबें पढ़िए। अभी मैंने 2-3 किताबों के नाम लिए। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जीवन में जो आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें। लिखा है सक्सेस मंत्र में, पढ़िए। मोटिवेशनल स्पीक सुनना, किसी की भी सुन रहे हैं, कोई भी आगे बस लगे पड़े हैं। अरे भाई, जिसकी जरूरत है उसकी सुनो, कुछ भी मत सुनो। ठीक है। यही निगेटिव चीजें आपके अंदर आने से मतलब रोकना है, और अच्छी चीजें कैसे आ सकती है उसको ध्यान देना है। रोज बातचीत करना है, किससे, जो पॉजिटिव थॉट देता है आपको, उससे। कौन है वो, है ना, उसके साथ समय बिताने की कोशिश करना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसके साथ टाइम बिताएं। ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके सकारात्मक सोच डालने के और नकारात्मक सोच अलग करने के। टाइप ऑफ माइंड, अब जो हमारा मन है वो कितने प्रकार के हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा हो रही है कि हमारे मन दो प्रकार के, हमारे मन शरीर में जो मन मतलब हमारा मन है, जो शक्ति जो है वो दो प्रकार की है ना, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास, जागृत मन, हिंदी का देखें, जागृत मन के पास केवल 10% शक्ति है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% शक्ति है। तो जागृत मन की शक्तियां केवल 10% है दोस्तों। मतलब अभी हम अगर जो भी कर रहे हैं ना, तो हम अगर जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय कौन सा मन काम कर रहा होगा। सवाल है आपसे। अभी अगर हम जागते हुए कुछ कर रहे हैं तो हमारा कौन सा मन काम कर रहा होगा, कॉन्शियस। मतलब जागृत मन, जागृत। है ना। तो इसके पास कितनी परसेंट शक्ति है। जब हम जागते हुए काम कर रहे हैं कुछ भी, तो हमारा मन जो शक्ति हमारे लिए काम कर रही है, उसके पार केवल विश्व की 10% शक्ति है। यस सर। हमारे शरीर की 10% शक्ति है ना। ये क्या करता है, हमें बताता है क्या सही है क्या गलत, अवसर मतलब पहचानना ये करता है।
जजमेंट करना ये करता है, निर्णय लेना ये करता है, चुनाव करना, सेलेक्ट करना, है ना, ये मेरे लिए अच्छा है ये नहीं है, ये सब करता है ये काम, है ना, ये इसके काम है। इच्छा उत्पन्न करना, डिजायर जैसे गोल आप सेट कर रहे हैं, तो ये आपके जागृत मन से ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन अर्ध जागृत मन के पास कितनी शक्तियां हैं? 90%। ये विचित्र है। 90 सर। क्यों विचित्र है? 90% शक्तियां इसके पास है, लेकिन ये विचित्र है। क्यों? क्योंकि ये जो भी आप इसको बोलोगे ना वो मान लेगा। जो प्रोग्रामिंग हो रही है, अगर वो नकारात्मक है तो वो भी मान लेगा। और प्रोग्रामिंग कैसे होगा? आज तुरंत जो हुक्म मेरे आका, ऐसा बोलता है वो, ठीक है ना। जिन सुने थे ना आप कहानी, अलादीन और यस सर। चिराग वाली? तो अलादीन अलादीन। कौन था? अलादीन कुछ नहीं है। अलादीन, है ना, अलादीन और चिराग की कहानी यही है कि अलादीन हम हैं, और चिराग जो है वो हमारा अर्धजागृत है, जिन है, जिन है, यस सर। अर्धजागृत जिन है। लेकिन हम नकारात्मक अगर उसे दे दिए तो वो आपको जो हुक्म मेरे आगे बोलेगा, ठीक है ना। तो ये 90% शक्ति है इसके पास। मजाक को मजाक नहीं समझता, बल्कि उसका पालन तुरंत करता है, दूसरों को दिए गए आदेश को भी तुरंत मान लेता है, ठीक है। इसे एक बार जो आदेश दे दिए उसको वापस नहीं लेता है, वापस आप ले नहीं सकते। कमांड चला गया एक बार तो बस जो हुक्म मेरे आका, ठीक है। ये अर्धजागृत मन का होता है। अर्धजागृत मन के पास जो 90% शक्तियां है उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला टेलीपैथी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिससे जिसके बारे में सोच रहे थे उसी का फोन आ गया। ये क्या है? यस सर। बिल्कुल सर। जो चीजें सोच रहे हैं हम वो हमारे साथ हो जाता है, वो क्या? टेलीपैथी। अंतःकरण की आवाज, अंत आत्मा की आवाज जिसको बोलते हैं, वो अर्धजागृत मन का है ना। मेमोरी स्टोरेज, जो याददाश्त की शक्ति है, वो अर्धजागृत मन के पास है। त्रिकाल ज्ञान, भविष्यवाणी जो लोग करते हैं उनके पास कौन सा ज्ञान होता है? वो भगवान थोड़ी है। भविष्यवाणी जो करते, भविष्य वक्ता जो होते हैं, वो अपने त्रिकाल ज्ञान का ध्यान, भविष्यवाणी भविष्यवाणी जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी मन की शक्ति से करते हैं। अर्ध जागृत मन की शक्ति। समझदारी, सही समय में सही निर्णय लेने का जो है ना, ये अर्ध जागृत मन के पास है। डिवाइन प्लानिंग, दैवी योजना, ये इसके पास है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी, जो अवसर खड़ा करता है वो अर्ध जागृत मन खड़ा करता है। जैसे आपको कुछ करना है ना, आपने एक बार ठान लिया, तो ये जो कमांड एक बार चला गया ना, गोल आपने सेट अगर कर लिया, तो ये आपके लिए वैसा अवसर खड़ा कर, वैसी तरीके, वैसे रास्ते तय कर बना देगा आपको कि आप वहां पर आगे बढ़े। अपने आप ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। मानसिक घड़ी, जैसे कहते हैं एनएलपी बोलते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, कि आपने लगाया अलार्म, लेकिन अलार्म से 2 मिनट पहले नींद खुल गई। कैसे हुआ ये अर्ध जागृत मन की शक्ति है ना। ऐसी मानसिक कैलेंडर होता है, आपने जब आप गोल तय करते हो ना, तो एक बार सेट कर लेता है कि यार मुझे ये काम इसके पहले, इस कैलेंडर के पहले करना है, वो कैलेंडर तय कर लेता। आपके पास कैलेंडर है, और ये कैलेंडर में आप जो समय डाल दोगे, जिसके ना टाइम बॉन्डेड, यही मतलब है कि आपने एक बार तय कर दिया। इसके पास मेंटल क्लॉक है, मेंटल क्लॉक है, मेंटल कैलेंडर है, दोनों है इसके पास, ठीक है। इच्छा मृत्यु की शक्ति होती है अर्धजागृत मन के पास, यानी कंट्रोल ओवर। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा समाधि लेते हैं, क्या करते हैं वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है, लेकिन इच्छा मृत्यु कैसे होगी? तो इसके पास ये शक्ति भी है, कंट्रोल ओवर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो भी हमारी बॉडी चलती है, बॉडी में जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, वो अपने आप स्वचालित हो रही है ना। तो उसको कौन चला रहा है? अर्ध जागृत मन ही चला रहा है, अपने आप चल रहा है वो। कंट्रोल ओवर ग्रोथ, जो शरीर लगातार बढ़ रहा है, सृजन हो रहा है शरीर में, जो शारीरिक चीजों में, वो कौन हो रहा है? वो अर्ध जागृत मन की वजह से हो रहा है ना। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, देखिए एक से एक ऐसे रोग, असाध्य रोग शरीर में आ जाते हैं, लेकिन विल पावर जिसकी अच्छी होती है, अर्ध जागृत में बोलते, विल पावर क्या है? अर्ध जागृत मन की शक्तियां हैं। क्योंकि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक, किसी को कैंसर रोग था लेकिन फिर भी वो बिना किसी इलाज के विल पावर इतना था कि दूर हो गया।
सुना होगा आपने ऐसी बहुत सारी कहानियां। तो वो क्या है उसका, वो इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाता है जागृत मन की शक्तियों की वजह से कि वो अपने आप वो रोग दूर हो सकते हैं। ठीक है, इतना पावर है इसकी, हीलिंग पावर। अगर बीमारी है तो बीमारी को दूर करने की शक्ति है। स्वास्थ्य और कंट्रोल ओवर हेल्थ, हेल्थ को सही रखने की शक्ति है इसके पास, है ना। कंट्रोल ओवर पेन, अगर आप मतलब लोगों के अंदर इतनी दर्द भरी रहती है लेकिन उसको भी देख के लगता नहीं, या देख के लगता नहीं मतलब उसके बाद भी वो बड़े हंसकर और बड़े मतलब कलात्मक ढंग से उन सारी चीजों को अ, और वो कहते फेस कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं ना। बहुत सारी परेशानियां आती हैं लाइफ में, समस्याएं आती हैं, उसको भी फेस कर लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। कुछ आपने सुना होगा जैसे साधु महात्मा ऐसे फ्लाइंग है, उड़ गए शरीर, है ना, शरीर में मतलब जप कर रहे हैं और वो फ्लाई फ्लाई कर रहे हैं अपना, मतलब उड़ रहे हैं। ऐसे हुआ ये प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक भाग में नियंत्रण कैसे हुआ, वो कंट्रोल ओवर बॉडी उनके मतलब ये जो अर्धजागृत मन है ना, इसके पास शक्ति की बॉडी के हर शरीर के हर भाग में उसका नियंत्रण होता है। इन्फ्लुएंस ओवर द यूनिवर्स, पूरे विश्व को प्रभावित करने की शक्ति इसके पास होती है। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान। आपको पता है ईएमआई आ रहा है ना। हाँ, और अर्धजागृत मन ऐसा क्रिएट करेगा कि वो अपने आप हो जाए, है ना। लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं, चेक किसी को आपने चेक दिया, कुछ भी आपको फेस करना, आप आने वाली समस्याएं उसको आप प्रोग्राम कर लीजिए एक बार अर्धजागृत मन से, अपने आप वो चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी बड़ी लोग छोटी छोटी समस्याओं में हिल जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती है और वो अपने आप निकल जाती है जीवन से। ये क्या है, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये इसके अंदर शक्ति है। क्रिएटिव पावर, सृजन शक्ति, है ना, इसके अंदर है। पर्सनल गॉड, हमारा निजी भगवान, कहते हैं आत्मा जो है ना, कहते हैं हमारे अंदर, है ना, हमारे अंदर ही भगवान है बोलते हैं। तो क्या है ये, अर्ध जागृत मन ही हमारे अंदर की भगवान है। ठीक है। स्पिरिचुअल स्प्रिंग ऑफ द इंस्पायरेशन। प्रेरणा कहाँ से आती है, वो अर्ध जागृत मन से आती है। किसी भी चीज को प्राप्त करने की प्रेरणा अर्ध जागृत मन से ही आती है ना। पावर जनरेट, शक्ति का जनरेट, ये इतनी शक्ति पैदा करती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना पावर आपको प्रोड्यूस कर सकता है ये। मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति, चीजों को आकर्षित करने की शक्ति इसके पास है। जो आप सोच लेंगे वो हो सकता है। सॉरी। तो ये सारी शक्तियां हैं अर्ध जागृत मन के पास। जागृत मन की शक्तियां 10 पावर है, 10% है, लेकिन अर्ध जागृत मन की शक्तियां 90% है। और अगर मैं बात करूं तो जैसे आईक्यू किसी का अच्छा होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसका जागृत मन, कहते हैं किसी का आईक्यू, इसका आईक्यू बहुत अच्छा है ना। आईएएस आईपीएस एग्जाम देने वाले, आईआईटी एग्जाम देने वालों को क्या है, वो आईक्यू अच्छा है। ठीक है ना, आईक्यू जिसका अच्छा होता है वो, और ये किसकी शक्ति है, ये जागृत मन की। अभी हम जो कर रहे हैं, जो भी बात मैं कर रहा हूँ, जो भी चीजें हम यहाँ पे हम आप लोग सीख रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूँ, ये जागृत मन से कर रहे हैं। और ये आईक्यू जिसका अच्छा जितना होता है, वो जागृत मन की शक्ति उतनी ज्यादा होती है। तो आईक्यू से क्या, लॉजिक, ये तर्क देता है आपको, कंपेयर करना सिखाता है, नॉलेज ज्ञान ये यहाँ पे होता है। लेकिन अर्धजागृत मन के पास दो शक्तियां हैं, जो कि इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट है। ये फेथ, ईमानदारी, थैंकफुल, कृतज्ञ, लव, प्यार, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, कंपैरिजन, कंपेशन, करुणा, ये सारी चीजें इमोशनल आपको अर्धजागृत मन के पास है। और स्पिरिचुअल यानी सच्चाई, मर्सी, दया, होप, उम्मीद, ये सारी चीजें किसके पास है, ये अर्ध जागृत मन के पास, सॉरी, स्पिरिचुअल क्वेश्चन में आता है जो अर्ध जागृत मन के पास है। कीमत, लोगों की कीमत, लोगों के प्रति सच्चाई, दया, उम्मीद, आशा, ये सब स्पिरिचुअली आता है ना। स्पिरिचुअल होने से आदमी के, स्पिरिचुअल जितना स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल इमोशन। तो अब ये बात आती है कि तीन चीजें यहाँ लिखी है, आई क्यू, ई क्यू और एस क्यू। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी बताया कि 90% शक्तियां जो है अर्ध जागृत मन के पास है और 10% शक्ति जागृत मन के पास है।
तो अर्ध जागृत मन जो है, अभी बात हुई कि जागृत मन के पास आईक्यू है और अर्ध जागृत मन के पास ईक्यू और एसक्यू है। तो 90% जिसके पास शक्ति है वो इन दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करके और जीवन में सफल हो सकता है। गॉट इट? तो बड़ा क्या हुआ? 10% शक्ति इंटेलिजेंट क्वोशेंट, उससे बड़ा इमोशनल क्वोशेंट, और उससे बड़ा स्पिरिचुअल क्वोशेंट। ठीक है? तो 90% जो रोल है वो ईक्यू और एसक्यू का है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जीवन में बहुत बड़े नॉलेजेबल होते हैं लेकिन लाइफ में वो असफल होते हैं। खूब पैसा कमा लेते हैं इंटेलिजेंसी से अपने, लेकिन वो लाइफ में असफल होते हैं। तो वो चीजें हैं ये कि जिनकी ईक्यू जो आध्यात्मिक नहीं है, इमोशनल, जिनके अंदर इमोशंस नहीं है, तो वो पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन जीवन में सभी स्तंभ में वो असफल हो, सभी स्तंभों में मजबूत करने में असफल रहते हैं। तो हमें मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी आईक्यू की साथ साथ ईक्यू और एसक्यू को बढ़ाने में भी लगना। अब आध्यात्मिक कौन है? कहते स्पिरिचुअल बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो आध्यात्मिक कौन है? जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है वो आध्यात्मिक है। बने रहो पगला, काम करे अगला। ठीक है? उधार लेकर समय से अदा करना है तो वो आध्यात्मिक है। वचन देकर उसे निभाना, मैंने कमिटमेंट किया, आई हैव टू डू, मुझे करना है ये चीज, वचन दिया है तो उसे करना है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं, बोलते हैं बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो जो आध्यात्मिक है वो वचन देगा तो उसे निभाएगा। व्यापार में नैतिकता रखना आध्यात्मिकता है। ठीक है? कंपनी सिस्टम और सीनियर के प्रति ईमानदारी ही आध्यात्मिकता है। कौन आध्यात्मिक नहीं है? जो अपनी काम ठीक से नहीं करता वो आध्यात्मिक नहीं है। रिश्वत लेता है, डीडी के पैसे खा जाता है, लोन लेकर वापस नहीं करता, किराए का मकान खाली नहीं करता, व्यवहार में नीति का आचरण करता है ना, कार्डिनल रूल्स का पालन नहीं करता। हम्म अपने शब्दों में हम बात करें अपने सिस्टम की तरह से, कार्डिनल रूल्स पढ़े हो आप लोग? उनको नहीं मानता तो वो आध्यात्मिक नहीं है। माइंड पावर। ठीक है? माइंड पावर या तो आप यूज करोगे या इसे लूज करोगे। ठीक है? हम या तो इसका उपयोग करते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं। इसे बढ़ा कैसे सकते हैं? अच्छा ठीक है, माइंड पावर तो समझ में आ गया, ये बहुत पावरफुल है। माइंड पावर से ही हम इनको बढ़ाने का, ठीक है, मैंने कहा जैसे पॉजिटिव थिंकिंग है, न्यूट्रिशन है, जैसे हम शरीर के लिए खाते पीते हैं, अच्छा व्यायाम करते हैं, उसी तरह से इसको करने के लिए इसका जो न्यूट्रिशन है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्पीकिंग एंड पॉजिटिव रीडिंग, है ना। उस तरह से एक्सरसाइज ऑफ माइंड जो है वो है रिलैक्सेशन, साधना, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ये है। ठीक है? मन की अवस्थाएं 3 है। देखिए अब बात ये आ रही है कि जो अर्ध जागृत मन है, अगर इसके पास 90% शक्ति है तो इससे हम काम कैसे करा सकते हैं? ठीक है, हम जागृत मन से तो अपना काम करा रहे हैं लेकिन अर्ध जागृत मन से काम कैसे करा सकते हैं? तो अर्ध जागृत मन जो है ना, ये जैसे बिजली होती है ना, मन आप समझ गए कि मन जो है बिजली की तरह है। तो इसे अगर देखें तो जागृत मन और सोता हुआ आदमी है ना, जिसको तो अजागृत, स्लीप, ये मैंने मेडिकल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्शियस माइंड और स्लीपिंग दोनों ही स्थिति में हमारा मन काम करता है, मालूम है ना। ठीक है? जब हम जागते रहते हैं तो दोनों मन काम कर रहे हैं, यानी कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है और यानी जागृत मन भी काम कर रहा है और अर्धजागृत मन भी काम कर रहा है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो उस समय जागृत मन काम नहीं करता, उस समय केवल अर्ध जागृत मन काम कर रहा है। लेकिन सोते हुए आप मतलब कमांड नहीं दे सकते उसे। जागृत मन से आप कमांड, जागृत मन एक ऐसा कॉन्शियस माइंड से हम सबकॉन्शियस माइंड को
किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो रास्ता ये है, इस जिस रास्ते से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को, उसी रास्ते से हम सब कॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं। कम्युनिकेशन को जो रास्ता है यहाँ पे देखिए, बीच का एक रास्ता है, जो बीच बीच का एक अवस्था है, उसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। और सब कौन इसमें पल्सेस लिखे हुए हैं जो हम नापते थे, इस ईईजी मशीन से जो नापते हैं, इसमें पल्सेस चलते रहते हैं मेडिकल। जब आप देखेंगे इसको मेडिकल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो जो यहाँ पे बीटा अवस्था है उसमें 14 से 35 पर साइकिल होता है, जबकि जब हम सो रहे होते हैं तो 4 से 7 पर साइकिल होता है। लेकिन जो अर्ध जागृत मन का जो साइकिल है वो 7 से 14 होता है ना, अल्फा अवस्था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अल्फा अवस्था, जो तीनों अवस्थाओं में अल्फा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके पास इस अवस्था से हम 90% शक्तियों का कम्युनिकेशन ले सकते हैं, 90% शक्तियों का उपयोग करने का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बीच की अवस्था है तो इससे कम्युनिकेशन, इसके अलावा भी एक अवस्था है, इससे कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास करना है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा भी एक अवस्था है जिसको हम कहते हैं मूर्छा अवस्था, यानी जब बेहोश होता है आदमी। ठीक है, इसमें मूर्छा अवस्था है ये, इसके पल्सेस उससे भी कम होते हैं, सबसे कम होते हैं मूर्छा अवस्था में। ठीक है, हाउ टू यूज योर माइंड पावर। ठीक है ना। तो पहला तरीका ये है, इंस्टॉल ए माइटी थॉट्स, एक बड़ा संकल्प कीजिए और उसे डिटरमाइंड डिसीजन लेकर उसे डिटरमाइंड, संकल्प, हमारा संकल्प फॉर्म है ना, संकल्प फॉर्म का मतलब ये कि संकल्प ले लिया अब हमने। ठीक है, तो संकल्प का मतलब है कि इच्छा, पहले डिजायर और फिर उसका डिसीजन। अब ले दोनों चीजें जब मिल जाती है तो हमने संकल्प ले लिया है। ठीक है। हाँ, डू योर ऑन प्रोग्रामिंग में दूसरा स्टेप है, सेट योर गोल एंड ए मैप ऑफ योर लाइफ, प्रिपेयर ए मैप ऑफ योर लाइफ। यही है गोल का मतलब, है कि आप जीवन का आपने रूपरेखा तैयार कर ली। ठीक है ना। अर्ध जागृत मन की विशेषता है कि यह चित्र की भाषा समझता है। ठीक है ना, अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, कैसे कम्युनिकेट करें, अर्ध जागृत मन को कैसे बातें समझाएं। तो ये चित्र की भाषा समझ जाता है जल्दी, इसलिए कहते हैं चित्र लगाओ, चित्र लगाओ, चित्र लगाओ, लिखो। लिखोगे तो दिखेगा, दिखेगा तो आंखों से अंदर जाएगा। चित्र लगाओगे तो दिखेगा, दिखोगे तो आंखों, ये चित्र की भाषा समझता है। ठीक है ना। और चित्र का मतलब कल्पना चित्र भी हो सकता है ना। एक तो सामने दिखा वो चित्र है, और एक कल्पना चित्र है। कल्पना चित्र, हम कल्पना विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है। तो कल्प वृक्ष की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। कल्प वृक्ष में कहा जाता है कि वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा था और वो जैसा सोचता था वैसा उस जो जो चीजें सोच रहा था वो सब उसके साथ हो रही थी। तो ऐसा हुआ नहीं था, वो कल्प वृक्ष, कुछ वृक्ष ऐसा नहीं है, बल्कि वो कल्पना जो कर रहा था जैसा जैसा, वैसा उसके साथ हो रहा था। तो वो कल्प वृक्ष नहीं था, कल्पना की शक्ति थी। ठीक है ना। उसी तरह से जब हम विजुअलाइज करते हैं, है ना, तो हमारे जीवन में चीजें, तो पहला चित्र से देखना है, लिख के अपने अंदर कमांड देना है, अर्ध जागृत मन को चित्र लगा के कमांड देना है, और विजुअलाइजेशन करके कमांड देना है। हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन कैसे जाएगी अर्ध जागृत मन को, कमांड कैसे जाएगा, तो वो कल्पना की शक्ति से कमांड जाएगा। अब विजुअलाइजेशन, है ना, ही एक तरीका है, और चित्र देखना एक तरीका है, कमांड कैसे जाए। ऐड इमोशंस टू योर गोल, जैसे चित्र लगा लिया आपने ना, चौथा इमोशन। अब उसमें ना, जैसे कि आपने, आपको किस, कोई चीज, कोई वस्तु आपको इतनी प्यारी है कि जैसे ही आप उसे देखते हैं आपकी धड़कन जो है ना, दिल धड़कने लगता है। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको, अपनी लाइफ से जुड़ी स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार अपनी रेड मर्सिडीज को फोटो में देखा था, वाकई जी मैं, सर। मेरी इमेजिनेशन थी कि ऐसा ही कार मुझे चाहिए, यकीन मानिए। लेकिन जैसी, और उसमें उस समय मर्सिडीज का मोनो पहले छोटा होता था, लेकिन जब ये कार आई थी तो ये पहली कार ऐसी थी जिसमें मोनो सामने और बड़ा सा बना हुआ था। मैंने जब वो फोटो देखी एकदम से, मतलब जैसे बिजली जैसे गिरी हो, चमकी हो, और दिल में एकदम ऐसा लगा कि यार यही तो है जिसको मुझे चाहिए थी। लेकिन मैं, जब से मेरे दिल में बैठ गई थी ये, तो मैं लोगों से, मतलब अपने टीम में या अपने मंच में कभी भी अनाउंसमेंट नहीं किया।
और वो चलता रहा, लेकिन दिल में था। एक दिन ऐसा दिमाग में आया कि आज मैं जाके मंच में बोल दूंगा। और आप सबको पता है, जब मैं मंच में बोला था, एक डेट था, फिक्स किया था, उस डेट के पहले ही वो मेरे साथ घटना होती। सेम इसी तरह मैं अगर अपने घर की बात करूं, आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ऐसे घर की मैं उम्मीद करता था और ऐसे मैं विजुलाइज करता था कि यार ऐसा घर मेरे पास हो, एक घर जो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं बार बार जाके उस घर के पास खड़ा होकर उसको ऐसे करके देखते रहता था, बहुत समय तक देखते रहता था। तो फिर मैं घर घर तो सालों से ढूंढ रहा था, ऐसे तो मिल रहे थे बहुत सारे, लेकिन जैसा चाहिए था, जिस लोकेशन में चाहिए था, उसको चुनने के लिए, उसको जानने के लिए, जब तक वो मेरे पास नहीं आया, फिर एक जो ये घर जिसमें मैं हूँ, ये जब मुझे पसंद आया, तो मैं लगभग 6 महीने रोज, रोज मैं बोल रहा हूँ, रोज उस घर के बगल से आके एक राउंड मार के कार से उसको जाता था देखकर। आप यकीन मानो ना मानो, लेकिन ये यस एकदम सर। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपके साथ। तो ये इमोशंस जोड़ना, आपकी दिल, जैसे आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, तो आप, मतलब जब आप उसको देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? आपकी दिल धड़कने लगती है। तो ये मैंने पिक्चर्स में देखी ये चीजें। ठीक है, तो उसी तरह से आपको जिस चीज से आप, जो चीज लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उससे अपने इमोशंस को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो विजुअलाइजेशन कैसे करना है? पांचवी शक्ति विजुअलाइज करना है, लेकिन रिलैक्सेशन के साथ करना है। 20 मिनट शांति से बैठ के उसके बारे में सोचते रहना है। ठीक है। और कहते हैं ना, इसमें अफर्मेशन भी, जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने शब्दों में वो चीजें रिकॉर्ड कर लें और उसको सुनने का प्रयास करें, रोज उसी को सुने। एक बार विजुअलाइज, एक बार आप अफर्मेशन, यानी जो अपने शब्द शक्ति है ना, अपनी जो आप बोल रहे हैं, जो प्राप्त करने वाले हैं, उसको आप बोलिए अपने शब्दों में, और उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और उसी को सुनिए, यानी दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे देंगे। तो विजुअलाइजेशन की शक्ति, चलिए अब एग्जांपल सुनते हैं, एक वीडियो देखते हैं बहुत बढ़िया, द एग्जांपल ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आप इसमें ये देखें कि जैसे ही वो विजुअलाइज करती है काजोल, उसकी लाइफ में यस सर। शाहरुख खान की एंट्री होती है। पर इसमें एक दिक्कत है। करेक्ट। इसमें दिक्कत क्या है कि ये विजुअलाइज जब करती है ना, तो ये नाचते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए करती है। आप ऐसा मत करना। ठीक है? ये यस पिक्चर में सर। हो सकता है, लाइफ में आप कैसे नहीं होगा। आपको विजुअलाइज करना है 20 मिनट मिनट रिलैक्सेशन के साथ। एक दूसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं यहाँ पर। हम ये देख रहे थे कि एग्जाम्पल ऑफ विजुअलाइजेशन का एक मूवी से लिया गया रिकॉर्डिंग आप देख यस रहे सर। थे। आप ये समझिए कि जीवन में हम अगर विजुअलाइजेशन की पावर को समझ लिए, तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। तो आपको अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये दोनों चीजें रेगुलर वे पर करना है। अगर आप अर्ध जागृत मन से, मन को आप कमांड देना चाहते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो ये एक माध्यम है। ठीक है ना? और क्या करना है ना? ऑटो सजेशन देना है अपने आप को। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, मैं विजेता हूं, मैं विजय बन के दिखाऊंगा। ठीक है? ये ऑटो सजेशन हमेशा देते रहना है अपने आप को, कभी भी शक नहीं करना है। ठीक है ना? यूज मैक्सिमम कैटलिस्टिक, ये बहुत अच्छी बात है। कैटलिस्टिक मतलब उद्दीपक, जो जैसे कि केमिस्ट्री की भाषा में हम कहते हैं, जैसे हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल में हम लोग एक सॉरी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कुछ अपने प्रक्रिया को करने के लिए उसमें कैटलिस्टिक का उपयोग करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ ये केमिस्ट्री का वर्ड है कैटलिस्टिक, मतलब उद्दीपक। तो इस तरह आप अपने प्रोग्रामिंग को और स्ट्रॉन्ग करने की ना, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ कैटलिस्टिक चीजों का उपयोग कर सकते हैं। और कैटलिस्टिक चीज में पहली चीज है, वो है फास्टिंग। आपको मतलब क्या होता है कि जब ये अर्धजागृत मन जो है ना, इसको कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको
मतलब हमेशा जो शरीर में ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है ना कहीं करता है, जो काम आप करते हैं उसके लिए करता है। लेकिन जब आपको आप उपवास रखते हैं तो आपका जो पेट के लिए जो ऑक्सीजन होना चाहिए, किसी और काम के लिए जो ऑक्सीजन होना चाहिए, वो आपको अर्ध जागृत मन के लिए यूज होएगा। जब ऐसा होगा तो आप कम्युनिकेशन फास्टिंग के दौरान आप अपने अर्ध जागृत मन से कम्युनिकेशन करने का एक यहाँ पे एक कैटलिस्टिक की तरह से उपयोग कर सकते हैं। साइलेंट मौन रहने को मतलब हमेशा शांति से सोचते रहे, सोचिए कभी, है ना। हाँ, मौन रहे, जितना मौन रहेंगे तो सिग्नल क्या होगा, सिग्नल के रूप में आपको अवसर दिखाई देने लगेंगे। आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा कर सकता हूँ, अच्छा इसको ऐसे करने से ऐसा होगा, वो सिग्नल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मेडिटेशन आने के साधना में बैठना है, कभी कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने से या ये जो अवस्था में बैठने से अल्फा अवस्था में जाने में मदद मिलता है। प्रार्थना करना है रेगुलर ही, आपको प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर की ताकत ये है कि आप अपने लिए करते हैं तो उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है दूसरों के लिए, और दूसरों से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं अनजान लोगों के लिए प्रार्थना करने में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे बहुत बड़ी कैटलिस्टिक है सारी चीजें, जिससे हम अपने अर्ध जागृत मन से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बना सकते हैं। मन को शांत रखने वाली म्यूजिक सुनना है ना। क्या होता है, जो मैंने कहा पल्सेस चलते हैं ना आपके, तो जब आप जैसी एटमॉस्फेयर में जाते हैं आपके पल्सेस भी उसी हिसाब से, मतलब डिचक डिचक गाना चल रहा है तो आपको डांस करने का मन करेगा, तो आप बात नहीं कर सकते अर्ध जागृत मन से। लेकिन आप कुछ ऐसा म्यूजिक चला रहे हैं जहां पे आपको मतलब शांति से आपका मन को शांति मिले, और उसके बाद आपके जो पल्स रेट है वो भी कम हो रहा है आपका, तो आप अल्फा अवस्था में जाने का एक ऐसे कैटलिस्टिक की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप सारी चीजें कर लिए तो आठवां स्टेप है कि सब करने के बाद आपको पेशेंस रखना है, शांति से परिणाम की प्रतीक्षा करनी है। आठवां स्टेप हो गया। तो ये 8 स्टेप हुए। संकल्प लेना, इंस्टॉल है माइटी थॉट्स, अपना लक्ष्य निश्चित करना, गोल सेट करना, लक्ष्य निश्चित पूरा होगा उसमें विश्वास करना, बिलीफ ऑफ डेफिनेटली यू हैव अचीव, यू विल अचीव, अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं के साथ जोड़ना, ये चौथा स्टेज था। पांचवा विजुअलाइज करना, है ना, फिर प्रतिदिन उसे रिलैक्सेशन में बैठकर मनोचित्रण करना, है ना। विजुअलाइज अंडर द रिलैक्सेशन ऑफ 20 मिनट डेली, अपने आप को स्वसूचित करना, गिव ऑटो सजेशन, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अधिक से अधिक उद्दीपकों का उपयोग करना, मैक्सिमम कैटलिस्टिक्स का उपयोग करना, शांति से परिणाम की प्रतीक्षा करना, वेट फॉर रिजल्ट, ऐसा नहीं कि यार पेशेंस नहीं है ना। आज हम मेरे साथ कोई समस्या आई, ईश्वर को बोलने लगते कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और दूसरा उसको दोषी ठहराने लगते हैं, दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं, और दूसरा उससे विचलित हो जाते हैं, फिर हम कोई दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, फिर हम कुछ और करने लगते हैं, फिर ये भी तुरंत क्विक डिसीजन में आ जाते हैं, ये नहीं तो वो, कुछ ना कुछ मतलब अपने रास्ते बदल लेते हैं। ऐसा नहीं है, वेट पेशेंसफुली, है ना। आपके साथ अगर कुछ ऐसी चीजें हुई है तो आप जो आपको सही आपको नहीं लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर उससे आपके लिए रास्ते कुछ खोलने के दरवाजा खोलने खुलने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा मानना है आपको हमेशा। ठीक है, आप गीता में भी लिखा है, ठीक है ना, गीता में भी लिखा है फल की चिंता मत करो, पढ़े हो। चलो बहुत बढ़िया, ये तो सभी बोल देते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है, लेकिन पढ़िए। मुख्य बात क्या सीखा आज आपने? मुख्य बात क्या सीखा आज आपने? क्या सीखा आज आपने, सवाल है। हाँ, चैटिंग कर दो फटाफट, अगर कुछ सीखा है तो कुछ जवाब मैं पढ़ूंगा यहाँ से। गोल हैबिट्स, 6 हैबिट बनाना, गोल सेटिंग करना, और सबकॉन्शियस माइंड, हैबिट अच्छा करना, माइंड सेट करना।
मन की शक्ति, संकल्प लेना, अर्ध जागृत मन को कैसे आदेश करें, बहुत सारी चीजें हमको रोज दिमाग से काम करना है। अच्छा, मन की शक्ति, बहुत कुछ बहुत सीखा। बस मैं यही कहूंगा, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। मन की शक्ति, मन की गोल बनाना, बनाकर फोकस करना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। कर करके आदत डालना, अरे वाह। अफर्मेशन की ताकत, हमेशा सकारात्मक सोचना, राइट डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, क्या सीखा, इसका अगर मैं निष्कर्ष निकालूं, आप शेफ शॉप में हैं और अभी आपको जैसा कि पता है कि कंपनी के टारगेट्स खत्म हुए हैं, अब टारगेट आएगा। कृपया करके, मेहरबानी करके, सेट योर गोल एंड राइट योर गोल एंड आस्क योर गोल एंड उद्घोषित करना है, अनाउंस करिए अपने गोल के बारे में। क्योंकि जितनी भी इन्वॉल्वमेंट अपने गोल के साथ लेंगे आप अर्ध जागृत मन को अपने उतना ही कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही कमांड देंगे। गॉट इट? इसलिए अर्ध जागृत मन की शक्तियों को पहचानना है। तो आपको गोल, अभी आपके लिए बहुत सारी चीजें सीखा है आपने, नो डाउट, लेकिन मेहरबानी करके फिर हाथ जोड़ रहा हूं कि गोल पर विचार डालिए। गोल पूरा कैसे होगा, इसकी प्लानिंग कीजिए। टारगेट कैसे अचीव होगा, इसकी प्लानिंग कीजिए। इसके बगैर कहानी किससे करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी बातें आज समझाने का प्रयास किया कि 90% शक्तियों का दोहन हम कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हो सकती है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क मतलब विदाउट, विथ गोल, और गोल का मतलब है हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उनका सही सदुपयोग करने की पद्धति और सही दिशा में, राइट। और अपकमिंग इवेंट में अगर बात करूं दोस्तों, तो आप सबको पता है कि नए टारगेट आने के पहले अभी बीएसएस में आप सभी के लिए, सिल्वर एंड अबव के लिए, बहुत ही बेहतरीन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका अनाउंसमेंट आपको बहुत निकट भविष्य में, बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। डेट, वेन्यू, कहाँ पर होगा, किस डेट में होगा, आपको दे दिया जाएगा। और मैं यही कहूंगा, इसमें केवल सिल्वर एंड अबव आएंगे, ठीक है, केवल सिल्वर एंड अबव आएंगे। तो जब तक ये अनाउंस नहीं हो रहा है, आप कोशिश करो कि इस मीटिंग में आने के लिए आप लायक बन जाओ, है ना। और इसके लिए टारगेट्स है सिल्वर्स के लिए भी, किसी भी सिल्वर को इनवाइट नहीं किया जाएगा। जो टारगेट है वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है आपके अप्लायंस के माध्यम से, और इसे अचीव कीजिए। ये एक ट्रेलर था जो आज आपने देखा, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो अपकमिंग इवेंट यही है कि सिल्वर एंड डायमंड मीटिंग होने वाला है, और इस मीटिंग में बहुत ही धमाकेदार न्यूज़, बहुत ही शानदार धमाकेदार, मतलब उछल जाएंगे आप, ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए, और इन टारगेट्स को जो आपके अप्लायंस के माध्यम से, सीनियर लीडर्स के माध्यम से आपको दिए गए हैं, उनको अचीव कीजिए। क्योंकि अगर आप सिल्वर हैं भी और अगर आपने अचीव नहीं किया है तो आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई सभी को आज की ट्रेनिंग के लिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो आज सीखे हैं उसे अपने जीवन में अमल पर लाएंगे, और उसको अमल पर लाके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, और आ, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी का आज के ट्रेनिंग में बने रहने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, या जो भी मानते हैं उसको मानते हुए, जो बातें आपको अच्छी लगी हो उसको स्वीकार कीजिए, और अच्छी नहीं लगी हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। ओवर टू सीमा मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर जी। शानदार सेशन के लिए मैं चाहूंगा हमारे सबके आदरणीय
मेंटर जो है मनोज कुमार सोनी सर के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद आज सर, बहुत बिल्कुल बहुत। अल्टीमेट सेशन के लिए सर आपको धन्यवाद, साधुवाद। नो डाउट सर, इतने कम समय में जो आपने माइंड पावर के बारे में या सफलता के सूत्र के बारे में जो आपने बताया, इससे आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखे और आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और बस मैं एक चीज यही कहूंगा सर जी इस मंच के माध्यम से कि कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, दुनिया बड़ी है या नहीं मुझे ये नहीं पता, या उस पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये एक चीज पता है कि दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है और वहां हम सभी रहते हैं। और जब पृथ्वी गोल है तो और उसके बाद हमारे जीवन में भी गोल नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी में सिर्फ गोल गोल घूमते रह जाएंगे और कभी अपने गोल को पा नहीं पाएंगे और हमारा जीवन इस दुनिया में आना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो अ, आपके बारे में कुछ बोलना मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि जो लोग अभी तक जो घर तक में ही सीमित थे या आज तक अपने टारगेट या गोल नहीं रखे थे और जीवन का कोई एक लक्ष्य उद्देश्य नहीं था, उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा लाइफ में जब भी कभी आपको एक अवसर मिले आगे बढ़ने का या कुछ करने का, तो हमेशा पहला कदम आपको बढ़ाने की ना पूरा का पूरा आपका वो समर्थ लगा देना चाहिए, समर्थ लगा करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बस मैं यही कहूंगा सर कि आज आपके सेशन बहुत दिनों के बाद मिला, बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं मुझे ये भी मालूम है कि जहाँ एजुकेशन होता है, थोड़ा सा एजुकेशन और मोटिवेशन जब सेशन होती है ना, तो उसमें डिफरेंट ये रहता है, लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए, नॉलेज कम। तो जहाँ नॉलेज की बात आती है तो लोग थोड़ा सा है ना बोर होने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना, नॉलेज जिसका तगड़ा रहेगा वही व्यक्ति दहाड़ पाएगा और आगे बिजनेस में सरवाइव कर पाएगा। तो लोग हर मोड़ पे रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं? और जब इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते ही क्यों हैं? वाह, क्या तो बात। थैंक यू वेरी मच सर, और आपको सैल्यूट है सर, शानदार सेशन के लिए धन्यवाद सर, साधुवाद। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच सर जी। आज काफी दिनों के बाद आपका सेशन को सुनने का मौका मिला और आप पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। दोस्तों, आज सर ने हमें राइट डायरेक्शन में काम करने का जो हुनर सिखाया है, आज हम सभी कमिटमेंट करते हैं कि हम अपने गोल को सेट करेंगे, क्योंकि सर ने ये बता दिया कि हमें सफलता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम राइट डायरेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम वो चीजों को नहीं सोच रहे हैं जो चीज हमें चाहिए। तो उन्होंने पूरी आज अपनी ताकत लगाई, अपने अनुभव को बताया, वीडियो के माध्यम से भी हमें बताया कि जो चीज हमें चाहिए, अगर हम उसे नहीं सोच रहे तो वो चीज हमारे पास नहीं आती, और दिल से अगर वो चीजों को सोचते हैं तो वो हमारे पास आती है। वाकई में ये चीज हम भी फील कर पा रहे हैं, मैं भी फील कर पा रही हूँ कि कोई चीज मेरे पास क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि वाकई में उस फीलिंग से हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। और सर की शायरी के बारे में एक ही चीज बोलूंगी, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है? अगर पैनल से जल्दी से भागना है तो पैनल में आते क्यों है? दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि अच्छी चीजों को बनने में वक्त लगता है। तो आज जो सर ने सेशन दिया है ना, हम सब में इतनी क्वालिटी नहीं है कि ये सेशन हम दे पाए। और जो आज सर ने सेशन लिया है, आप सोच के देखिए, हमारे बच्चे क्लासेस लेते हैं और हमें आके बोलते हैं आज एक्स्ट्रा क्लासेस है। क्यों? क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो हम बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लासेस है, जहाँ 2 घंटे नहीं वहां 4 घंटे दे दो। क्यों? क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं। तो बच्चों को पता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। आज हमें पता है कि आज हमारे आदरणीय गुरु का सेशन था और मैं देख पा रही थी कि लोग इस तरह से भाग रहे हैं। तो जब सफलता चाहिए ही नहीं दोस्तों, तो आना क्यों? और सफलता चाहिए तो हमारी जितनी भी अमूल्य चीजें हमें सेशन में मिल रहा है वो हमें लेना चाहिए। तो जो यहाँ पर पैनल पे पेशेंसली जो बैठे थे, डेफिनेटली अभी नया टारगेट जो आने वाला है वो सारे लोग अचीव करने वाले हैं, क्योंकि जो सर ने बताया आज कोई 8 स्टेप नहीं था, आज वो चीजें थी जिस चीजों से वो चीजें प्राप्त हो सकती है। पूरा माइंड सेट,
गोल पे फोकस होना चाहिए, राइट डायरेक्शन पे काम करना चाहिए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बातें जो करी, आज हमें फील हुआ कि जो चीजें हमें नहीं मिल रही है वो हमारे अंदर ही है, अगर हम उसे जागृत करते हैं तो वो सारी चीजें मिलती है। सर बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत मजा आया, पूरे इंजॉयमेंट के साथ वो सारी चीजें, और बहुत सारी नई चीजें पहले भी ली, उससे ये सेशन पहले भी लिया है मगर वो सारे सेशन को लुप्त हो गए थे दिमाग से, आपने फिर जागृत किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सीमा मैडम। सर अल्टीमेट सेशन, ग्रेट, मतलब रियली बताएं सर, पूरा डिफाइन करने के लिए समय नहीं है, एक एक चीज सर लाख रखेगी है, और इसको अंदर बिठाने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति चाहिए सर, मन की शक्ति, तन की शक्ति सर, बॉर्नवीटा। तो सर ग्रेट सेशन है, मतलब मैं सेशन को 3 से 4 बार सर यूट्यूब से सर मतलब देखेंगे ना सर, सब पैसा पटेगा सर, वसूल तो तब होगा। तो सर अपलोड जल्दी कीजिएगा, एक बार में मन नहीं भरेगा सर, 3 बार में मजा आएगा सर। सो ग्रेट सर, बिल्कुल अनंत गहराइयों से सर प्रणाम सर आपको, तहे दिल से। थैंक आपने यू, इतना मेहनत किया, मैं समझ सकता हूँ सर कितना मेहनत किया होगा सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सभी साथियों के लिए इतना ज्ञान देने के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। सर जी बहुत बहुत थैंक यू कि आज ये सेशन हमें फिर से आपसे लेने का मौका मिला। वाकई में ये फील हुआ सर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि गोवा में ये सेशन आपका हुआ था और मुझे बहुत अफसोस था सर जी कि मैं कुछ पॉइंट्स इसके नोट नहीं कर पाई थी, और मेरी बहुत चाहत थी कि इस सेशन को फिर से एक बार मिले, और वो आज चीज पूरी हुई। तो मैंने पूरे अपने कहीं पे भी नोट्स बनाने में कमी नहीं की है। और अंत में बस मॉरल ऑफ आज के सेशन से सर जो मैंने लिया वो ये है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, क्योंकि एक गाना भी है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो ओवरऑल आज जो सर जी के माध्यम से सेशन मिला वो यही है कि सारी चीजें हमारे, आदमी जब गिव अप करता है तो वो शारीरिक रूप से गिव अप नहीं करता, पहले वो मानसिक रूप से गिव अप करता है, देन वो काम करना बंद करता है। तो आज के सेशन से बहुत शानदार मैसेज मिला हमें कि जो भी चीजें हैं वो हमारी माइंड पावर में है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और हम ये सोच लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। तो बहुत हम थैंक यू बोलते हैं सर जी। मैं चाहूंगी जितना धन्यवाद करूँ, कोटि कोटि धन्यवाद सर जी की, वाकई में आपका मार्गदर्शन ऐसा मिलता रहे। आपके अनुभव से आज हमने बहुत कुछ सीखा, ईश्वर से बस यही कामना है सर जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, मार्गदर्शन बना रहे, और आपके सानिध्य में सर, आपके पीछे पीछे हम ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा सर जी। और थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। तो मच सर जी, आज का सेशन में कभी ऐसा सेशन नहीं लिया था, और गोवा में हम लोग निकल आए थे, ये सेशन नहीं मिला था, और आज आपके आशीर्वाद मिल गया सर, ये सेशन मेरे टीम वालों को भी मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर जी।